या हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो आज की वीडियो में आप लोगों को परसेंटेजेस टॉपिक से पिछले 8 साल में यानी कि फ्रॉम 2017 टू 2024 जितने भी कैट के ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं। सेशन हो सकता है थोड़ा सा बड़ा आप लोगों को लगे, बट आप ये देखो कि यार पिछले 8 साल के अगर क्वेश्चन आप लोगों ने परसेंटेज टॉपिक के कर लिए तो आपके बहुत ज्यादा हायर चांसेस हैं कि आप लोग इस साल जो क्वेश्चन आएगा उसको भी डील कर लोगे। मैं बता देता हूं आपको इस वीडियो को बेस्ट तरह से यूटिलाइज कैसे करना है। आप वीडियो को पॉज करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे, देन उसका वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आया, वीडियो पॉज किया, उसको ट्राई किया, देन मेरा एक्सप्रेशन देखा। और एक्सप्रेशन देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यार हो सकता है कि हम लोग कोई लंबी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मैं उसका आपको इजीएस्ट वे बता दूं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन जरूर रेफर करना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mbapathshala.com। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी एमबीए पाठशाला ही है, आप में से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करा भी होगा। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी एमबीए पाठशाला के नाम से है और एंड्रॉइड ऐप भी। दीज आर आवर टीम कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप इनमें से किसी भी बैच या किसी भी कोर्स के बारे में अपडेट लेना चाहते हो तो इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हो। And the most important thing is guys, this is our WhatsApp dedicated channel। Basically ये मेरा चैनल है WhatsApp का, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेरे जितने भी सेशंस होते हैं उनका लिंक यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। जितना भी फ्री कंटेंट है मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को ये देना है, आफ्टर कैट मैं चाहता हूं कि आप लोगों का मोमेंटम बिल्कुल भी ब्रेक ना हो, ठीक है। हमारा कैट बहुत अच्छा जाएगा हमें पता है, लेकिन हमें जैट भी एज अ बैकअप रखना है, ठीक है। कल को जीडीपीआई का प्रोसेस भी होगा तो हमारे पास दो बहुत सॉलिड बैकअप होने चाहिए, कैट और जैट। कैट के तुरंत बाद से आप लोगों को कंप्लीटली फोकस हो जाना है जैट पे विदाउट एनी सिंगल डे ब्रेक। आपको अपना मोमेंटम ब्रेक नहीं करना है पढ़ने वाला। ये ऐसे प्लान मत बना लेना कि कैट हो गया मैं 3 दिन के लिए मनाली जा रहा हूं घूमने, भूल जाओ। आफ्टर जैट जाना अगर जाना है तो, ठीक है, क्योंकि अगले 35 डेज हमारे लिए और मैटर करेंगे कैट के बाद। तो हमारा जो जैट का बूस्टर कोर्स है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा गाइस। फैकल्टी पूल आपके सामने है, 100 आवर्स से ज्यादा की हम लोग लाइव क्लास इसमें प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे सेक्शंस हम कवर करेंगे। जैट में डिसीजन मेकिंग और जीके एक्सट्रैक्ट हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी। ये बैच का जो प्राइस है, हम स्टार्टिंग के 100 लर्नर्स को 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। देख लेना अभी भी ये डिस्काउंट वैलिड होगा ऐसे, ठीक है। अगर 100 सीट्स फुल हो गई तो ये फिर 20 से 10% हो जाएगा। अभी 20% डिस्काउंट है, बट जैसे ही 100 सीट फुल हो जाएंगे उसके बाद डिस्काउंट 10% हो जाएगा। इस बैच का जो प्राइस है वो 2399 से स्टार्ट हो रहा है। दीज आर आवर टीम कॉन्टैक्ट नंबर, अगेन आप मेल भी कर सकते हो support@mbapathshala.com पर। तो ये हमारा था जैट 2026 का बैच। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। In September, the incomes of Kamal, Amal, Vimal are in the ratio at 6:5. They rent a house together and Kamal pay 15%, Amal pay 12%, Vimal pay 18% of their respective incomes to cover the total house rent. अपनी रेस्पेक्टिव इनकम का इतना इतना परसेंट ये पे करते हैं टू कवर द हाउस रेंट, ठीक है। ये सितंबर की बातें थी। इन अक्टूबर द हाउस रेंट रिमेन्स अनचेंज, जो हाउस रेंट है वो अनचेंज है, मतलब चेंज नहीं हुआ। While their incomes increase by this amount, in October the percentage of their total incomes that will be paid as house rent is nearest to। सर क्या हमें क्वेश्चन एग्जाम में करना था? बिल्कुल करना था। इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में करते हैं। इनकी इनिशियल इनकम का रेशो मुझे 865 दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन है? कमल है, अमल है और विमल है। इनकी इनकम का रेशो दिया हुआ है 865 का, ठीक है। 865 इनकी इनकम का रेशो दिया हुआ है। एक मिनट रुको, कुछ लोचा है, उल्फत हो रहा है आई थिंक, ठीक है। क्या कह रहा है ये? विंडो चल जा शांति से, ठीक है, परेशान करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 865 इज द रेशो ऑफ देयर इनकम, ठीक है। ये इनकी इनकम का रेशो है, ठीक है। और हमें बोला जा रहा है कि ये इनकी सितंबर की इनकम का रेशो है। अक्टूबर में इनकी इनकम 10%, 12%, 15% से बढ़ी है। तो क्या ये इजी परसेंटेज है क्या? 10, 12, 15? क्या 10, 12, 15 इजी परसेंटेज है क्या? बिल्कुल 10, 12, 15 इजी परसेंटेज है। तो मैं 100 पे इनको इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं 100 पे इनको इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं गाइस, ठीक है। जस्ट अ मिनट यार, ठीक है। हाँ, क्या हो रहा है इसमें? हाँ चलो, मैं 100 पे कैलकुलेट कर सकता हूं, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, कमल, अमल, विमल, इनकी इनकम का रेशो था 865,
मैंने इसकी इनकम को बोल दिया 800, इसको बोल दिया 600, इसको बोल दिया 500। सर आपने इनको 100 से मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि 100 पे परसेंटेज निकालना इजी होता है। तो कमल का जो इनकम है वो 10% से बढ़ा था, मैं इसका 10% इजीली निकाल लूंगा, ये इसका मैं 12% इजीली निकाल लूंगा, इसका 15% में इजीली निकाल लूंगा। बट ये बातें हैं सितंबर की। चलो ये इनकी इनकम थी, बट ये अपने इनकम का कुछ स्पेसिफिक परसेंट एज अ रेंट पे करते थे, ठीक है। तो कमल कितना पे करता है भाई? कमल 15% पे करता है, इसका 15% निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अमल कितना पे करता है? 12%, इसका मैं 12% निकाल लूंगा। और विमल पे करता है 18%। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है? तो व्हाट इज द 15% ऑफ 800? 800 का 1% 8 होता है, तो 15% कितना होगा? 120। इसका 12% कितना होगा? 12% ऑफ 600 72 होगा। भाई तुम्हें ज्यादा दिक्कत है ना, तुम ऐसे निकाल लेना, 12% को फ्रैक्शन में चेंज किया, 600 का निकालना है तो 20 से 20 काट दो, ये आ जाएगा 72। 18% ऑफ 500, 18 ऐसे निकाल लेना फील लेके, बट 100 पे निकालना बड़ा इजी होता है। 100 का 18% 18 होता है, 500 का कितना होगा? 18 इंटू 5 90। सो बेसिकली ये हमारा टोटल रेंट आ गया। बेसिकली ये हमारे पास क्या आ गया? टोटल रेंट आ गया। किसी को इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए निकालने में, अगर किसी ने परसेंटेज को बहुत ही बेसिक लेवल पे भी पढ़ा हुआ है। मैं इनको ऐड भी कर सकता हूं, 120 और 90 मुझे पता है 210 होता है, 210 और 72 कितना होगा बच्चे? 282। तो रेंट आ गया मेरा 282। रेंट क्यों निकाला? क्योंकि हाउस रेंट रिमेन अनचेंज्ड है, मेरा जो हाउस रेंट है वो चेंज नहीं हुआ, बट इनकी इनकम बढ़ गई अक्टूबर में। अक्टूबर महीने में क्या होने लग रहा है? इन तीनों की इनकम बढ़ने लग रही है। तो कमल की इनकम कितने से बढ़ी? कमल पहले था ना, कमल की इनकम बढ़ी 10% से, तो 800 का 10% 80, तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 800 में 80 ऐड कर दो तो इसकी इनकम हो गई 880। समझ में आया ये? ठीक है। फिर जो अमल है उसकी इनकम बढ़ी 12% से, अभी हम लोगों ने इसका 12% निकाला था, 600 का 12% 72 होता है, इतनी ही इसकी इनकम बढ़ गई, तो अब इसकी इनकम कितनी हो गई? 672 हो गई। ये भी समझ में आता होगा आई थिंक आप लोगों को, ठीक है। फिर 500 का 15%, 500 का 15% बच्चे, 500 का 15% होगा 75, तो इसकी इनकम हो गई 575। तो ये इन तीनों की न्यू इनकम हो गई, मतलब सितंबर में इनकम ये थी और अक्टूबर में इन तीनों की इनकम ये हो गई। क्या मैं इन तीनों की इनकम का सम निकाल सकता हूं? अरे सर हम सम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए हम सम निकाल रहे हैं। देखो, इन अक्टूबर द परसेंटेज ऑफ देयर इनकम, देयर टोटल इनकम that will be paid as house rent is nearest to। इनकी टोटल इनकम को ऐड कर लो जरा, कितना आएगा? जल्दी ऐड करो, इनकी टोटल इनकम को ऐड करके कितना आ रहा है? 880, 672 एंड 575। इनको ऐड करके कितना आएगा गाइस? 2127 आ रहा है क्या? गलत मत बताना, भगवान भी माफ नहीं करेगा, ठीक है। हाँ जल्दी से ऐड करो इनको, अरे जल्दी से बताओ ऐड करके। चलो 2127 आ रहा है, तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, 2127 आ रहा है। ये अक्टूबर मंथ में इनकी टोटल इनकम है। रेंट तो अनचेंज्ड है, सितंबर में भी रेंट इतना था तो अक्टूबर में भी रेंट इतना ही रहेगा, इतना रेंट जाना है इतने में से, तो परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माय आंसर इज 282 रेंट जाएगा आउट ऑफ 2127 इतना रेंट जाएगा, इतने में से परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100। क्या मैं इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकता हूं क्या? जल्दी बताओ, क्या मैं इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकता हूं? आपको पता होना चाहिए बच्चे, हमारे एग्जाम में कैट में कैलकुलेटर आता है, तो हम लोग इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर करना चाहो तो, वरना तुम मतलब अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो, बट क्यों टेंशन लेनी है, निकाल लेते हैं ना, जब इतने क्रिटिकल नंबर दिए इसने। 282 को डिवाइड कर दो 2127 से, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13.25 आएगा, ये 13.25% आने लग रहा है, यानी कि अक्टूबर महीने में उन तीनों की टोटल इनकम का 13.25% उनका हाउस रेंट जाएगा। तो नियरेस्ट क्या है, कौन सा नियरेस्ट ऑप्शन है 30.25 के? यही है, आई थिंक दिस इज द नियरेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अब बताओ, अब मुझे बताओ स्पेशली वो बच्चे जिन लोगों ने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा हुआ है, क्या ये क्वेश्चन ऐसा था जिसको हम एग्जाम में छोड़ के आ सकते थे कैट 2024 में, या इसी के जैसा क्वेश्चन अगर कैट 2025 में आता है तो क्या हमें छोड़ना चाहिए वो क्वेश्चन? नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। इट्स लिटरली वेरी इजी, सारे के सारे क्वेश्चन करने लायक थे, ठीक है। हाँ
छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो जी बढ़िया, बाबू क्वेश्चन था, यस। बेसिकली हम लोग बाबू क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन को बाबू क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हम लोग की डिजिटल स्क्रीन पर गाइस, एंड ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो इन लोगों ने कैट 2023 के पेपर से एज इट इज उठाया है। मतलब मुझे लग रहा है कैट की हिस्ट्री में शायद ये फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एज इट इज दे दिया, एक सिंगल डिजिट, एक सिंगल लेटर तक भी चेंज नहीं किया इन लोगों ने। ये कैट 2023 में भी आया था सेम क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन कैट 2024 में भी आया है, स्लॉट 2 में आया था। और ये तुम्हें पता भी होगा, स्पेशली उन बच्चों को जिन लोगों ने स्लॉट 2 दिया था कैट 2024 का, शायद उनको याद भी होगा। तो इट्स लिटरली वेरी डुएबल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा था इसमें, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के फायदे शायद तुम्हें इस क्वेश्चन से रियलाइज हो जाएंगे। कैट 2024 में ऐसा हुआ है, 2 क्वेश्चन 2023 के आए हैं, तो हो सकता है जो हम पिछले 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे यूट्यूब पे लाइव, उनमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको कैट 25 में मिल जाएं। अगर मैं कह रहा हूं एज इट इज आने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन हां इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इनसे बाहर क्या ही आ जाएगा, ठीक है। चलो जी देखते हैं, ये आया 340 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, एंड दिस वाज द टीटा क्वेश्चन इन अवर एग्जाम। ये हमारे एग्जाम में टीटा क्वेश्चन था, सॉल्व करने चलते हैं इसको। अ फ्रूट सेलर हैज अ स्टॉक ऑफ मैंगोज, बनाना एंड एप्पल। एक फ्रूट सेलर है, उसके पास कुछ मैंगो है, कुछ बनाना है और कुछ एप्पल है। MBA, देखो ना यहां पर भी MBA बोल दिया इसने, मैंगो बनाना एप्पल, ठीक है। अगर हमारी नजरें बहुत तेज है, हमें हर जगह अपना डेस्टिनेशन दिखाई देगा, ठीक है। चलो, विद एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच टाइप, विद एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच टाइप, बहुत ही प्यारी लाइन है, इसको इज्जत दूंगा मैं लास्ट में, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ अ डे द नंबर ऑफ मैंगोज मेकअप 40% ऑफ हिज स्टॉक। दिन के शुरुआत में जो मैंगोज हैं वो टोटल फ्रूट्स का 40% है। दैट डे ही सेल हाफ ऑफ द मैंगो, उस दिन उसने आधे मैंगो बेच दिए, 96 बनाना बेच दिया, 40% ऑफ द एप्पल्स बेच दिया। एप्पल जितना भी था उसका 40% स्टॉक निकाल दिया। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है गाइस, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है 2/5 होती है। तो क्यों ना मैं एप्पल के इनिशियल नंबर को 5 का मल्टीपल मान लूं, क्योंकि उसका 2/5 निकालना इजी रहेगा। तो मैंने मान लिया मेरे पास इनिशियल नंबर ऑफ एप्पल्स 5A थे। एग्जैक्ट क्वांटिटी क्लियर नहीं है, तो मैंने मान लिया मेरे पास इनिशियल नंबर ऑफ एप्पल्स 5A थे, ठीक है। मैंगो कितना था टोटल स्टॉक का 40%, टोटल स्टॉक भी मालूम नहीं है, लेकिन 40% 100 पे निकल जाता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया जो मेरा टोटल स्टॉक है उसको मैंने 100x मान लिया, टोटल स्टॉक को मैंने 100x मान लिया। तुम मुझे यहां पूछ सकते हो सर क्या हुआ, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि वेरिएबल फ्री करेंगे, वेरिएबल यूज नहीं करेंगे। भाई पूरे क्वेश्चन में 3 अलग अलग चीजें हैं, मैंगो भी है, बनाना भी है, एप्पल भी है, तो मैं इनको डायरेक्ट नहीं मान सकता, मुझे वेरिएबल लाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वेरिएबल लाया हूं। टोटल स्टॉक 100x है, इस 100x में से दिन के शुरुआत में मैंगो 40% था, तो 100x का 40% कितना आएगा, 40x आएगा। यह बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब यहां से बनाना पता लग जाएगा, बनाना कितना था। इसमें से हमने आधे मैंगो बेच दिए, आधे मैंगो बेच दिए, हमें कुछ दिया हुआ है क्या, एट द एंड ऑफ द डे ही एंड्स अप बाय सेलिंग 50% ऑफ द फ्रूट। दिन के आखिरी में उसने 50% ऑफ फ्रूट्स बेच दिए। टोटल स्टॉक कितना था, इसका 50% कितना होता है, आधा, 50x होता है, ठीक है। मतलब पूरे दिन में उसने 50x फ्रूट्स बेचे हैं, तो 40x फ्रूट्स थे, 40x मैंगो थे, उसने हाफ ऑफ द मैंगो बेच दिए, यानी कि 20x मैंगो उसने बेच दिए हैं, ठीक है। 96 बनाना, पता नहीं बनाना कितने थे, बट इसमें से 96 बनाना उसने बेच दिए हैं। एंड 40% ऑफ द एप्पल, एप्पल पता नहीं कितनी थी, बट इसमें से 40% उसने बेच दी। 5A का 40% निकालना बड़ा इजी है, वो आएगा 2A। इतने उसने मैंगो बेचे, इतने बनाना बेचे, इतने एप्पल बेची, और टोटल कितना बेचा, हाफ ऑफ द टोटल स्टॉक, इसका आधा कितना होगा, 50x, ये उसने बेचा है। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आने लग रही है क्या गाइस, जल्दी से बताओ, यहां तक की बात क्लियर है, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ।
ऑल क्लियर गाइस? चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें ये भी स्टार्टिंग में पढ़ लेना चाहिए। हमें क्या दिया हुआ है और उसके बेसिस पे क्या निकालना है, हमें स्टार्टिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। दिन के शुरुआत में टोटल स्टॉक का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो टोटल स्टॉक मेरे पास 100x है, यानी कि मुझे 100x का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? मुझे इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है, किसका? 100x का, ठीक है। चलो जी, मेरे पास तो ये इक्वेशन बन रही है गाइस, और कोई इक्वेशन तो मेरे पास बन नहीं रही है। इस 20x को उधर ले जाऊं क्या, तो इधर बचेगा 96 प्लस 2a इज इक्वल्स टू कितना? 30x। ये बचेगा मेरे पास 96 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 30x। मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है 100x का, बट मेरे पास अभी जो वैल्यू आ रहा है वो 30x का आ रहा है। 30x का वैल्यू ये है, तो यहां से 100x का वैल्यू निकाल लो जरा। निकालना वैसे बड़ा इजी है। वैसे इसको पहले ना 10x का वैल्यू निकालोगे, 30 को 3 से डिवाइड कर दो। अगर आप इधर 3 से डिवाइड करोगे तो आपको इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 96 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 32, और 2a को 3 से डिवाइड करोगे तो 2a/3 ही आएगा, और 30x को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 10x। ये आने लग रहा है मेरे पास 10x का वैल्यू। हाँ, ये आने लग रहा है मेरे पास 10x का वैल्यू। ऑल सॉर्टेड। क्या आपको 10x का वैल्यू क्लियर है गाइस? हाँ बताओ, क्या आपको 10x का वैल्यू क्लियर है कि 10x का वैल्यू कितना आएगा? क्या आप लोगों को 10x का वैल्यू क्लियर है? अगर आपको 10x का वैल्यू क्लियर है तो आप वहां से 100x का वैल्यू निकाल सकते हो। जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 320 आएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 20a/3 आएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 100x आएगा। बेसिकली 100x का वैल्यू ये आ रहा है, ये आने लग रहा है मेरे पास 100x का वैल्यू। बोलो जरा, 100x का वैल्यू ये आने लग रहा है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई दुख दर्द परेशानी यहां तक होनी चाहिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ 100x। नाउ वी हैव टू मिनिमाइज दिस वैल्यू। हमें इस वैल्यू को मिनिमाइज करना है, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर पूछा है। इसको मिनिमाइज करो, कम से कम ये कितना हो सकता है, मिनिमाइज करना है इसको। तो मिनिमाइज कैसे करेंगे? अब देखो 320 तो 320 रहेगा, चाहे मैं यहां पे बोलूं, चाहे इजराइल में बोलूं, चाहे ईरान में बोलूं, ये तो कितना रहेगा? 320 है, 320 रहेगा। इसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकते। वो जो मिनिमाइज करने वाला फंडा है ना, वो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। इस वैल्यू को आप मिनिमाइज के साथ खेल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये तो एज इट इज रहेगा। अब यार इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? उसने बोला था कि एटलीस्ट आपने एक एक फ्रूट तो बेचा ही है, तो मैं ए को 0 तो पुट नहीं कर सकता। मैंने बोला था ना, इस लाइन का यूज बाद में होगा। विद एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच टाइप, उसके पास कम से कम एक एक फ्रूट तो है हर टाइप का, तो मैं इसको 0 भी नहीं रख सकता। अगर वो ये वाली लाइन ना बोलता तो शायद मैं ए को 0 बोलता तो ये पूरा 0 हो जाता, तब मेरा आंसर 320 आ जाता। समझ रहे हो बात को? अगर वो ये वाली लाइन ना बोलता तो ये पूरा 0 हो जाता, मेरा आंसर कितना था? 320। बट हां, उसने ये वाली लाइन बोली है। मैं तो कह रहा हूं वो यही चेंजेस कर देता क्या 24 में, ठीक है, ये भी चेंजेस नहीं करे उसने। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा जल्दी से बताओ। ये अगर ए 3 का मल्टीपल हो जाए, अगर मैं ए को 3 रख देता हूं, देखो फ्रूट्स हैं, डेफिनेटली नेचुरल नंबर में होंगे, डेसिमल में तो फ्रूट्स भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ए, इसको 3 को अगर गायब करना है तो ए मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ए को अगर मैं 3 रखता हूं, इसका मिनिमम वैल्यू निकलेगा एट ए इज इक्वल टू 3। एट ए इज इक्वल टू 3, ए को 3 रखूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा ना, तो ये 320 एज इट इज प्लस 20, ए को 3 रखा, नीचे वाला 3, कितना लग रहा है? 320 प्लस 20 कितना लग रहा है? 340। ए को 3 रखने पर, ए को 3 रखने पर 340 आ रहा है। क्या मैं ए को 1 नहीं रख सकता था क्या गाइस? क्या मैं ए को 1 नहीं रख सकता था क्या? अगेन अगर आप ए को 1 रखते ना तो आपका आंसर ना फ्रैक्शन में आता। फ्रूट्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, पता है ना। फ्रूट्स नेचर ने प्रोवाइड करे हैं, और नेचर ने जितनी भी चीजें प्रोवाइड करी हैं वही नेचुरल नंबर बोले जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां से हम इसको ए को 1 रखते तो डेसिमल में आता, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स डेसिमल में आते, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ए को 2 रखता, अगेन मेरे टोटल नंबर ऑफ फ्रूट डेसिमल में आते, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने ए को रखा यहां पर 3, क्यों रखा? क्योंकि इस 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका वैल्यू आया 20। इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू
मिनिमम इंटीग्रल पॉसिबल वैल्यू बोलूंगा, बल्कि मैं वो कितना आने लग रहा है, 20 आने लग रहा है। ठीक है, तो कब आ रहा है वो, जब मैं ए को 3 रख रहा हूं, ए को 3 रखने पे इसका मिनिमम वैल्यू 20 आएगा। ये 20 है, इसको तो मैं चाह के भी छेड़ नहीं सकता था। 320 + 20 340 होता है, एंड वो 100x का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि ए की और कोई 3 के मल्टीपल्स नहीं है, आप ए को 6 भी रख सकते हो, ए को 9 भी रख सकते हो, ए को 12 भी रख सकते हो, बट उन हर केसेस में हमारी जो 100x की वैल्यू है वो 340 से ज्यादा आएगी। मुझे ज्यादा नहीं निकालनी थी, मैं ए को 0 नहीं रख सकता, क्योंकि उसने बोला है कि हर एक टाइप का फ्रूट उसने बेचा ही बेचा है। 1 और 2 पे डेसिमल आ रहा है, तो मैंने इसलिए ए को 3 रखा। हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्यों हमने ए को 3 रखा है। तो माय आंसर इज 340। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, दिस इज द वेरी नाइस क्वेश्चन गाइस। यहां मैं तारीफ करूंगा क्या 2024 के पेपर बनाने वालों की, यहां मैं तारीफ करूंगा। एंड वी ऑल्सो हैव ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। चलो जी देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 250 स्टूडेंट्स, 250 स्टूडेंट्स का ग्रुप है गाइस, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वाज एट लीस्ट 40% एंड एट मोस्ट 60%। आउट ऑफ दिस 250 जो गर्ल्स का परसेंटेज है वो एट लीस्ट 44 है एंड एट मोस्ट 60 है। एट लीस्ट 44 एंड एट मोस्ट 60 है। ठीक है, तो गर्ल्स का परसेंटेज, अगर मैं गर्ल्स की मैं मान लेता हूं इस 250 में से, ठीक है, मैं मान लेता हूं इस 250 में से गर्ल्स को जी मान लेता हूं और बॉयज को बी मान लेता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? चलो, तो गर्ल्स एटलीस्ट 44% है, तो 250 का 44% निकालो, 250 का 44% निकालो। ठीक है, 50 से उड़ाया 5, 50 से उड़ाया 2, और ये आ जाएगा 110। तो मिनिमम गर्ल्स हमारे पास कितना हो सकती हैं? 10, और मैक्सिमम 60%। 250 का 60% यानी कि 3/5 निकालो, तो 60% की फ्रैक्शन है ये। ठीक है, तो यहां पर आएगा 150। तो मैक्सिमम गर्ल्स का जो वैल्यू हो सकता है, मैक्सिमम जो गर्ल्स का वैल्यू हो सकता है वो 150 हो सकता है। ये बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? टोटल जनता हमारे पास 250 है, इस बात का ध्यान रखना। अगर गर्ल्स मिनिमम मैं 110 ले रहा हूं, तो इस केस में बॉयज कितने होंगे? 250 में से 110 माइनस कर दो, 140। अगर मैं गर्ल्स को मैक्सिमम 150 ले रहा हूं, तो बॉयज कितने होंगे? 100। क्योंकि टोटल तो 250 रहेगा ना बच्चे, ये बात समझ में आती है आपको? टोटल तो 250 रहेगा ना, टोटल थोड़ा बदल सकता है। चलो, यहां तक की बातें क्लियरली समझ में आ गई मुझे। बेसिकली उसने ना एक रेंज दे रखा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 110 से ज्यादा होगा और 150 से कम होगा। अगर गर्ल्स 110 होंगी तो ये इतना होगा, और गर्ल्स अगर इतनी होंगी तो बॉयज इतने होंगे। ये बॉयज निकाले हैं मैंने यहां पर, ये बॉयज निकाले। ठीक है, चलो, मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई डाउट होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलो जी, नाइस, वेरी नाइस। अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चलो, ईच स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर ईदर स्विमिंग और रनिंग और बोथ। हर एक बच्चे ने या तो स्विमिंग को चूज किया है या रनिंग को, या दोनों को। या तो हर बच्चा स्विमिंग करता होगा, या हर एक बच्चा रनिंग करता होगा, या बच्चा दोनों भी कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। चलो, इफ 50% ऑफ द बॉयज एंड 80% ऑफ द गर्ल्स ऑप्टेड फॉर स्विमिंग, 50% लड़कों ने 80% लड़कियों ने स्विमिंग चूज किया, while 70% of the boys and 60% of the girls opted for running. इतने बॉयज ने, इतनी गर्ल्स ने रनिंग चूज किया। देन द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बोथ स्विमिंग एंड रनिंग। चलो देखो यार, वेन डायग्राम याद है तुम्हें? तुम लोगों ने आई होप लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ा होगा, या क्वांट में भी कुछ क्वेश्चंस में यूज किया होगा वेन डायग्राम का। मैं वेन डायग्राम बनाता हूं, ठीक है? मैं वेन डायग्राम बनाता हूं। ये बॉयज हैं जो मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूं, ये वो बॉयज हैं जिन्होंने स्विमिंग चूज किया है, और ये वो बॉयज हैं जिन्होंने रनिंग चूज किया है। ठीक है, ये स्विमिंग वाले हैं गाइस, और ये रनिंग वाले हैं। अब या तो लड़का स्विमिंग चूज करेगा, रनिंग चूज करेगा, दोनों होंगे। यहां पर कॉमन वाली जनता लिखूंगा मैं। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा कॉमन वाली जनता। क्या बाहर भी कुछ लोग हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग भी हैं क्या जिन्होंने कुछ भी चूज नहीं किया? क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कुछ भी चूज नहीं किया? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है। तो बाहर तो इट मीन 0 आएगा, बाहर तो कुछ नहीं हो सकता। अब अगर आप ध्यान दो, 50% लड़कों ने स्विमिंग चूज किया, 70% लड़कों ने रनिंग चूज किया। 50% ऑफ द बॉयज, 70% ऑफ द बॉयज। 50% के बाद तो रिमेनिंग 50% ही बचे थे भाई। टोटल जनता 100% होती है ना,
तो 50% ने अगर स्विमिंग चूज कर लिया था तो बचते तो फिर 50% ही, बट ये आया 70। कितना ज्यादा आने लग रहा है? 20 ज्यादा। इट मींस वो 20 कॉमन वाले हैं, इट मींस वो 20 कॉमन वाले हैं। ये जनता कॉमन वाली 20 है, तो टोटल स्विमिंग वाली जनता कितनी थी? 50। स्विमिंग इस पूरे सर्कल को डिनोट किया जा रहा है, ये 20 है, तो बचा कितना? 30। टोटल रनिंग वाली जनता कितनी थी? 70% बॉयज रनिंग करते थे, 20 era, तो बचा हुआ कितना होगा? 50। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? एंड ऑल दीज वैल्यूज आर इन परसेंटेजेस, ये सारे की सारी वैल्यू परसेंटेजेस में है। आई होप आपको ये बात समझ में आती होगी। ठीक है, चलो, इट्स ऑल क्लियर। ये लड़कों का वेन डायग्राम था गाइस, ये बॉयज का वेन डायग्राम था, यानी कि जो कॉमन वाली जनता है वो 20% है। जब मैं इस क्वेश्चन को बता रहा था तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ बच्चों का रिप्लाई आया था कि वेन से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं भले ही यहां पर वेन डायग्राम बना रहा हूं, मैं एग्जाम में होता वेन डायग्राम ना बनाता, क्योंकि सिंपल सा दिख रहा है। अगर ये 50 है, ये 70 है, तो कॉमन तो 20% आएगा। ठीक है, गर्ल्स अगर 80 ने स्विमिंग चूज किया, 60 ने रनिंग चूज किया, 80 और 60 140, यानी कि 40 कॉमन वाली होंगी। और इसने हमसे कॉमन वाली की तो बात करी है, हु ऑप्टेड फॉर बोथ, जिन्होंने स्विमिंग एंड रनिंग चूज किया है, वो बॉयज कितने हैं? 20%। गर्ल्स कितनी है? 40%। तो कौन कह रहा है वेन डायग्राम बना के काम करो? आप डायरेक्टली भी तो कर सकते हो ना, क्योंकि आपको ये कॉमन वाली जनता निकालनी है, और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए वेन डायग्राम बनाने की जरूरत है। बट आप देखते होंगे तो लोग वेन डायग्राम से करते दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये गर्ल्स का वेन डायग्राम है, वही ये स्विमिंग वाली गर्ल्स हैं, और ये हमारे पास रनिंग वाली गर्ल्स हैं। ये स्विमिंग वाली है और ये रनिंग करने वाली है। स्विमिंग वाली कितनी थी गाइस? 80% है ना, स्विमिंग वाली 80% थी, रनिंग वाली 60% थी। 80 और 60 का सम कितना है? 140। 140%, टोटल जनता होती 100 है, 40 एक्स्ट्रा आ रहा है, इट मींस उस 40 को यहां पर लिख दो। ये टोटल 80 था तो बचा 40, ये टोटल 60 था तो बचा 20। ठीक है, इट मींस सिर्फ 40% गर्ल्स ही ऐसी हैं जो सिर्फ रनिंग करती हैं, 20% जनता ही ऐसी है जो गर्ल्स में जो रनिंग करती है, 40% जनता ऐसी है गर्ल्स की जो स्विमिंग भी करती है और रनिंग भी करती है। तो हमें यह काम करने के लिए मुझे नहीं लगता कि वेन डायग्राम बनाने की जरूरत है, आप डायरेक्टली कर सकते थे। 100 में से माइनस कर दो, 100 में से 50 और 80 और 50 और 70 को माइनस करो, 20% आएगा, यानी कि 20% ऑफ बॉयज, 20% ऑफ बॉयज एंड 40% ऑफ गर्ल्स, एंड 40% ऑफ गर्ल्स, 20% ऑफ बॉयज एंड 40% ऑफ गर्ल्स ऐसी जनता है जो स्विमिंग भी करती है प्लस रनिंग भी करती है, जो स्विमिंग भी करती है प्लस रनिंग भी करती है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये बताओ जरा। अब थोड़ा सा आप खुद पढ़ के देखो और मुझे ही बताओ, क्या वेन डायग्राम की जरूरत थी? ये सब करने की जरूरत थी क्या? क्या हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे क्या हम 100 में से इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते थे क्या? 50 और 70 को क्या हम इन दोनों में से 100 माइनस नहीं कर सकते थे क्या? ये ना निकल जाता, ये भी निकल जाता अगर मैं इन दोनों वैल्यू में से 100 माइनस कर देता। नहीं जरूरत है भाई वेन की। ठीक है, बोलो भाई, आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? जल्दी से बताओ। ठीक है, क्या ये बात समझ में आने लग रही है? चलो, अब उसने मुझसे क्या पूछा है? मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बोथ स्विमिंग एंड रनिंग। मिनिमम भी बताना और मैक्सिमम भी बताना है। हमें मिनिमम नंबर भी बताना है जिन लोगों ने स्विमिंग चूज करी है, ठीक है, और रनिंग दोनों चूज करा है, जिन्होंने दोनों, तो 20% बॉयज और 40% ऑफ गर्ल्स। चलो कैसे करोगे जरा? एक बार ये वाली वैल्यू ले लो, गर्ल्स के मिनिमम वैल्यू, तो बॉयज का ये मैक्सिमम आ जाएगा। जब गर्ल्स का मैक्सिमम ले रहे हो तो बॉयज का मिनिमम आ जाएगा। एक बार ये वाला निकालो, 20, ये गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स का 40% निकालो जरा। 110 का 40%, 40% बेसिकली 2/5 होता है, इसका 40% 44 आए। ठीक है, इसका निकालो जरा बॉयज का 20%, इसका 20% कितना आएगा? 28। जरा इनको ऐड करना, कितना आता है? इनको ऐड करना 72। ठीक है, यस। इधर देखो 150 का 40% निकालो, 150 का 40% निकालो, 60 आएगा, यस। 100 का 20% निकालो, 100 का 20% निकालो, 20 आएगा। कितना आने लग रहा है ये? 80। तो मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बोथ स्विमिंग एंड रनिंग वो 72 है, एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बोथ, जिन्होंने स्विमिंग भी चूज किया रनिंग भी चूज किया, वो 80 है। तो 72 एंड 80 करके कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बताओ, आया ना? बोलो भाई, ऑल सॉर्टेड? ऑल सॉर्टेड गाइस, बताओ। चलो, फोर्थ क्वेश्चन
इज ऑल्सो फ्रॉम द टॉपिक परसेंटेजेस। दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम टू मेथड्स। पहला तरीका यूजिंग ऑप्शंस, ऑप्शन की हेल्प से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट गोपाल सैलरी बिकम 187% ऑफ हिज इनिशियल सैलरी। इनिशियल सैलरी का 187.5% हो गई। अगर उसकी इनिशियल सैलरी 100 थी तो ये अपने आप का 187.5 हो गई, यानी कि सैलरी 187.5 हो गई। ये इसकी फाइनल सैलरी आ गई, ठीक है। अगर इनिशियल सैलरी इतनी थी तो फाइनल सैलरी इतनी हो गई। ऑल सॉर्टेड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अमित कुमार गुप्ता, मेरी आपसे बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट है, आप स्पैम मत करें, अदरवाइज हमारी टीम आपको ब्लॉक कर देगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। मैंने ऑलरेडी आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया है, तो थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करो क्लास के बीच में। ये सारी चीजें जो आपके डाउट्स हैं क्लास के एंड में पूछना, अभी क्लास पढ़ाते टाइम डिस्टर्ब मत करो, मेरे रूल्स है, ठीक है। पढ़ाते टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो। अगर आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, लास्ट में आना है क्वेश्चन पूछने, जब क्लास खत्म होने वाली होगी तब मैं सब चीजों की रिप्लाई करूंगा, लेकिन बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। लाइव क्लास का मजा ही खराब हो जाता है और इसलिए मन नहीं करता फिर लाइव क्लास लेने का। तो आप प्लीज थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें, ठीक है। अगर इनिशियल सैलरी 100 थी तो फाइनल सैलरी 187.5 हो गई। ऑल सॉर्टेड, यही बोला जा रहा है। बट ये 2 इंक्रीमेंट के बाद हुई है, इसमें 2 इंक्रीमेंट हुए हैं। इफ द परसेंटेज ऑफ सैलरी इंक्रीज इन द सेकेंड इंक्रीमेंट वॉज ट्वाइस ऑफ दैट इन द फर्स्ट इंक्रीमेंट। फर्स्ट इंक्रीमेंट में जितनी सैलरी, फर्स्ट इंक्रीमेंट जितना था उसका डबल मेरा सेकेंड इंक्रीमेंट है, और मुझे बताना है कि फर्स्ट इंक्रीमेंट कितना था। ऑप्शंस मेरे पास हैं। एक ऑप्शन बड़ा अजीब सा दिया हुआ 27.5, इसको अपन लोग सबसे बाद में वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस अगर ना दे तब कुछ और लगेगा, लेकिन ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। पहला ऑप्शन 30 है। अगर इनिशियल सैलरी 100 थी, 30% बढ़ेगी तो ये हो जाएगी 130, फिर ये बढ़ेगी इसका ट्वाइस यानी कि 60% से। इसका 60% कितना होता है? 78 होता है। 78 इसमें ऐड करोगे तो ये तो 200 को भी क्रॉस कर देगी, 208 हो जाएगी। उसने बोला था 187 हो रही है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन लिया 20, 100 से 20% बढ़ेगी तो ये हो जाएगी 120, फिर बढ़ेगी ये 40%, तो 120 का 40% होता है 48, तो ये बनेगा 168। उसने बोला था फाइनल सैलरी 187.5 थी, ये भी खराब ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन आया 25, 100 पे 25% बढ़ा तो ये बनेगा 125, फिर इसको 50% बढ़ाओ, इसका 50% होगा 62.5, इसमें 60 ऐड करो बनेगा 185, 187.5 यहां पे बनने लग रहा है, ठीक है। सो पहला तरीका तो ये रहा इसको करने का। सर आपने ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं लिया? आपने ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं लिया? डेसिमल था। अगर पहला 27.5 है तो फिर है ना और डेसिमल में आता। आप चेक करके देख लेना इसको। पहले आप 100 को 27.5% से बढ़ाना तो ये 127.5 हो जाएगा। अब इसको इसका ट्वाइस कितना होगा? 55% से बढ़ाना तो 55% का इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 31/20। 127.5 को 31/20 से मल्टीप्लाई करना तो थोड़ा सा और डेसिमल आएंगे उसमें, इसलिए वाला काम मैंने नहीं करा वहां पे, ठीक है। चलो अब तुम बोलोगे कि कैट 25 में अगर यही सेम क्वेश्चन बिना ऑप्शंस के आ जाए, इसके ऑप्शंस ना हो, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो हमें तब का भी तो तरीका पता होना चाहिए ना गाइस, ठीक है। ये ऑप्शन वाला तरीका तो हम लोगों ने लगा लिया। अगर ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, ये टीटा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? तो तब की तब देख लेते हैं, ठीक है। मतलब तब की अभी देख लेते हैं कैसे करना पड़ेगा, देखते हैं। देखो यार, आपको ये पता है कि अगर हमारा पहला इंक्रीमेंट x% का था, क्योंकि देखो अगर हमें यही नहीं पता कि हमारा पहला इंक्रीमेंट कितने परसेंट का था तो उसका क्या ही डबल हम लोग करेंगे। अगर पहला इंक्रीमेंट x% का था, क्या दूसरा इंक्रीमेंट 2x% का होगा? अगर पहला इंक्रीमेंट x% का था तो दूसरा इंक्रीमेंट 2x% का होगा। इसकी फ्रैक्शन कितनी आती है गाइस? x/100। आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने मेरे YouTube पे क्लासेस देखी है, पेड क्लास अटेंड करी है, मैं इसको क्या लेट कर लेता हूं? k। मैंने इसको k लेट कर लिया। 2x% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 2x/100। तो अगर x/100 को k बोल रहा हूं तो 2x/100 को 2k बोलूंगा क्या? ये बताओ जरा। मुझे बिल्कुल इस बात पे कोई भी शक नहीं है कि आपको इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर और डिक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में पता नहीं होगा, आपको पता होगा। अगर हमारी इनिशियल सैलरी 100 हम लोगों ने लेट कर रखी है, 100 लेट कर रखी है,
तो वो x% बढ़ी है, तो x% की फ्रैक्शन ये है, x% का इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर, x% का इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 1 में x% की फ्रैक्शन जो कि k है वो ऐड कर दो, ये इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, 1 में ऐड कर दो इसका फ्रैक्शन जिसको मैंने k से डिनोट किया है, ये इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। डिक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये 100 है, x% से बढ़ा दो इसको, तो x% का इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस k ये रहा, फिर इसको 2x% से बढ़ाना है, तो 2x% का इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस 2k हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई अब 1 प्लस 2k से कर दो, और 2 इंक्रीमेंट के बाद ये इनिशियल वैल्यू का 187.5 हो गया, अपने आप का इतना हो जाता है। क्या ये बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को, जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आने लग रही है? पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, ये वाला 100 भी इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का टेबल याद आया, 25 25 25 7 जा 175 होता है, 12 बचा और 5 125 5 जा 25 40 टाइम्स, 5 से और काटो इसको, 5 से काटोगे तो ऊपर आएगा 15 और नीचे आएगा 8, इस 8 को इधर ले आना, बट इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 1 आएगा k और 2k बनेगा 3k और 2k इंटू k बनेगा 2k स्क्वायर, उधर से 8 आ गया इधर, उधर बचेगा 15, ये वाला 8 इधर ले आया मैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 16k स्क्वायर एंड 8 इंटू 3 24k प्लस का 8 माइनस का 15 माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना उस बच्चे के लिए बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है जिसने कैट की प्रिपरेशन बहुत सीरियसली करी है, ठीक है। माइनस का 7 इंटू 16 माइनस का 112, तो 24 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 112 है, तो प्लस का 28 और माइनस का 4k, तो 16k स्क्वायर प्लस का 28k माइनस का 4k माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। यू गाइस कैन टेक 4k कॉमन, यहां से आप 4k कॉमन ले सकते हो गाइस, 4k कॉमन ले लो, 4k कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा 4k प्लस 7, यहां से -1 कॉमन ले लो तो 4k प्लस 7 बराबर 0। दोनों में से 4k प्लस 7 कॉमन ले लेना, ठीक है, दोनों में से 4k प्लस 7 कॉमन ले लिया तो आगे बचेगा 4k माइनस 1 बराबर 0। यहां से k की वैल्यू नेगेटिव आएगी, आप इसको जब 0 डालोगे तो k का वैल्यू माइनस का 7/4 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां से k का वैल्यू आने लग रहा है 1/4। k वॉज द फ्रैक्शन ऑफ x%। किसकी फ्रैक्शन 1/4 होती है? क्योंकि जो k है वो x% की फ्रैक्शन है। किसकी फ्रैक्शन 1/4 होती है? कौन सी परसेंटेज वैल्यू ऐसी है जिसकी फ्रैक्शन हमारे पास 1/4 होती है? वो है 25%। तो अगर ये क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं आते तब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता, तब मेरा आंसर 25% होता तब भी। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। बताओ गाइस, चलो यार। द सैलरीज ऑफ 3 फ्रेंड्स सीता, गीता एंड मीता। 3 फ्रेंड्स हैं, सीता है, गीता है और मीता है, आर इनिशियली इन द रेशो 5-6-7। तो जो सीता, गीता, मीता की इनिशियल सैलरी है वो 5-6-7 के रेशो में है। वो कितना है? 5-6-7 के रेशो में है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इन द फर्स्ट ईयर दे गॉट सैलरी हाइक्स ऑफ 20-25-20%. In the second year, Sita and Mita get salary hikes of 40 and 25%, and the salary of Geeta becomes equal to the mean. Mean पता है ना क्या होता है? Mean, average. Mean क्या होता है? Average होता है, ठीक है। Of all the 3 friends, the salary hike of Geeta in the second year is. Second year में गीता की सैलरी में कितना हाइक हुआ है वो अपने को बताना है। परसेंटेजेस इजी है, 20, 25, 20। तो मैं इन नंबर्स को 100 का मल्टीपल मान लेता हूं, 500, 600 और 700। ये बात समझ में आ गई? मैंने इन नंबर्स को 100 का मल्टीपल लेट कर लिया। अब यहां पर जो इसकी सैलरी हाइक हो रही है वो 20% हो रही है, इसको 20% बढ़ा दो बच्चों। 500 का 20% सभी को पता है 100 होता है, तो सैलरी बढ़ के हो जाएगी 600। इसकी सैलरी कितना परसेंट हाइक होने लग रही है? 25%, जो कि होता है 1/4। 600 का 1/4 कितना होगा? 150, तो ये बन जाएगा हमारे पास 750। एंड ऐसे ही यहां पर ये कितना आएगा मेरे पास? 20% बढ़ा दो इसको, तो 700 का 20% कितना आएगा हमारे पास? जल्दी से बताओ, 140, तो ये बन जाएगा मेरे पास 840। तो आफ्टर द इंक्रीमेंट इन द फर्स्ट ईयर देयर सैलरी बिकम 600, 750 एंड 840।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड ईयर में, इन द सेकेंड ईयर सीता एंड मीता गेट सैलरी हाइक्स ऑफ 40 and 25%. इन द सेकेंड ईयर सीता एंड मीता गेट सैलरी हाइक्स ऑफ 40 and 25%. सीता और मीता का हाइक दे रखा है, सिर्फ सीता का 40% हाइक हुआ है, मीता का 25% हुआ है। इसको 40% बढ़ा दो और मीता का सैलरी 25% बढ़ा दो, ठीक है। तो आपको पता होगा ना 40% 2/5 होता है, इसका 2/5 कितना होगा, 240 होगा। तो 240 से बढ़ जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो या 40% के इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो कि 7/5 आएगा, ठीक है। आप ये वाला काम भी कर सकते थे। 25% का इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको पता होगा, जो कि 5/4 होता है। तो आप ये भी कर सकते हो, 210 into 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1050 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आने लग रही होंगी कि सीता का सैलरी बढ़ के कितना हो जाएगा और मीता का सैलरी बढ़ के कितना हो जाएगा। ये बात समझ में आने लग रही है। सेकंड ईयर में सीता का सैलरी अब ये हो गया बढ़ गया और मीता का सैलरी ये हो गया। अकॉर्डिंग टू द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ गीता बिकम्स इक्वल टू द मीन सैलरी ऑफ द 3 फ्रेंड्स, ठीक है। जो गीता का सैलरी है वो इन तीनों का एवरेज है। मान लो गीता का सैलरी कितना है जी, तो इन तीनों का एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज, इन तीनों का एवरेज क्या होगा, इन तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो और वो किसके को आ जाएगा, गीता की सैलरी के, जिसको मैंने जी बोला है। तो इन तीनों को ऐड करो जरा, कितना आएगा, 1890 आएगा। इन दोनों को ऐड करके प्लस जी, कितने नंबर्स थे ये, 3 इक्वल्स टू जी, ये 3G में से जी जाएगा 2G हो जाएगा। 1890 का वैल्यू 2G आने लग रहा है, तो यहां से गीता का सैलरी कितना आ जाएगा, 945 आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। यानी कि जी का वैल्यू आ गया 945। तो गीता का सैलरी 750 से 945 हो गया, 750 से 945 हो गया। आप लोग देख लो कितना बढ़ने लग रहा है, ठीक है। आप लोग देख लो कितना बढ़ने लग रहा है, जल्दी से बताओ कितना बढ़ने लग रहा है गाइस ये, ठीक है। 750 से 945 हो गया, 195 बढ़ने लग रहा है ऑन 750। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100, 50 से उड़ाया 2 आया, 50 से उड़ाया 15 आया, 15 से इसको उड़ाएंगे तो 13 आएगा। 13 इंटू 2 कितना होता है, 26%, जो कि ऑप्शन ए में था और वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताओ क्या ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या, जल्दी से बताओ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैट 2023 का परसेंटेजेस टॉपिक का क्वेश्चन, मुझे बताओ क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं परसेंटेजेस के, ठीक है। इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में। वी कैन इजीली सॉल्व दिस इज क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मैजिक भी देखने को मिलेगा आपको आज की क्लास में, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, जरा देख लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 2020 वाज 1 लाख, है ना, ये 1 लाख को हम 100 के बोल सकते हैं। 2020 में जो पॉपुलेशन था वो 1 लाख था, जिसको हमने बोला 100 के बोला, ठीक है। हाँ, the population decreased by y% from the year 20 to 21, from the year 20 to 21 population y% से डिक्रीज हुआ। तो y% से डिक्रीज हुआ तो कुछ बना होगा ना, बट ये कितने से हुआ, y% से डिक्रीज हुआ। ये बात आपको समझ में आ गई। एंड इंक्रीज बाय x% फ्रॉम द ईयर 21 टू 22, 21 से 22 में अगेन ये इंक्रीज हुआ x% से। ये इंक्रीज हुआ कितने से, x% से। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, जल्दी बताओ। दिस वॉज 1 लाख, डिक्रीज हुआ y% से, फिर कुछ वैल्यू आई होगी, फिर वो इंक्रीज हो गई x% से। ये बात आपको समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। x एंड y आर 2 नेचुरल नंबर्स, इट इज क्लियरली मेंशन्ड। x और y क्या है, 2 नेचुरल नंबर्स हैं। इफ पॉपुलेशन इन 2022 वाज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन इन 2020, बात समझ में आने लग रही है। जो हमारी 2022 की पॉपुलेशन है वो बड़ी है 2020 पॉपुलेशन से। इट मींस यहां पर जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली 1 लाख से ज्यादा होगी, हाँ या ना, वो डेफिनेटली 1 लाख से ज्यादा होगी। ये बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को। डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 10, x और y के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बेसिकली वो क्या है, 10 दे रखा है हमें। x माइनस y कितना दे रखा है गाइस, 10 दे रखा है। क्या ये भी समझ में आता है आप लोगों को, जल्दी से बताओ, क्या ये भी समझ में आता है। चलो, then the lowest possible population of the town in 2021 was, हमसे पूछा है कि लोवेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन कितनी है 2021 में, कितनी हो सकती है, लोवेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन कितनी हो सकती है 2021 में, ये मुझसे पूछा जा रहा है।
तो पहला ऑप्शन 75, दूसरा ऑप्शन 72, तीसरा ऑप्शन 73, चौथा ऑप्शन 74। लोवेस्ट पॉसिबल निकालना है। ऑप्शंस मेरी स्क्रीन पर हैं। ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन के फ्रेम ही नहीं हो सकता, ऑप्शन इसके देने ही पड़ेंगे एग्जामिनर को, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू है 72। वन बाय वन ऑप्शन पुट करते चलो, सॉल्व हो जाएगा। अगर ये 72,000 को 72 के बोल सकते हैं ना, 72,000 72 के बोल सकते हैं ना। अगर ये 100K से 72 के हो गया, अगर ये 100K से 72 के हो गया, तो कितना कम होने लग रहा है? 28,000 ऑन 1 लाख। 28,000 कम होने लग रहा है 1 लाख पे, यानी कि 28% का रिडक्शन आने लग रहा है। अब इसको दोबारा से 72 को, ये दोनों, ये y की वैल्यू हो गई, x और y के बीच में 10% का डिफरेंस है, तो 10 का डिफरेंस है तो डेफिनेटली x कितना होगा मेरे पास? 38% होगा। अब कैलकुलेटर से मैं देख सकता था ना कि इसको 38% बढ़ा के ये कितना आएगा। अरे देख सकता हूं ना मैं, जल्दी से बताओ जरा, ठीक है। ये बात समझ में आने लग रही है। मैंने पहला ये सी ऑप्शन लिया। सर आपने सीधा सी ऑप्शन से स्टार्टिंग क्यों करी? क्योंकि लोवेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन निकालना है। इन चारों में सबसे छोटी वैल्यू 72 है। मैंने मान लिया कि 2021 में पॉपुलेशन 72 थी, तो पॉपुलेशन 1 लाख से 72 हो गई, 28% रिडक्शन आ रहा है। अब ये मेरे पास कितना ज्यादा है भाई? x माइनस वाई का वैल्यू 10 है ना, तो डेफिनेटली x 38 होगा। इसका 38% निकाल के इसमें ऐड करो। अगर ये 1 लाख से ज्यादा आ गया, क्योंकि इसने बोला था 2022 की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, तो मेरा आंसर 72 ही होगा। अब चेक करना है क्या इसका 72 का 38% 1 लाख से ज्यादा आ रहा है क्या? मतलब इसको 38% से बढ़ा दो। 38% से बढ़ाने का मतलब यह है, 38% से बढ़ाने का मतलब यह है कि 72,000 का मल्टीप्लाई 138 बाय 100 से कर दो, या इस 100 को ऊपर ले जाओगे तो 1.38 से कर दो। 72,000 का मल्टीप्लाई 1.38 से कर दो। करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है अपने को। एग्जाम में भी तो अपने पास कैलकुलेटर आएगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो 72,000 का मल्टीप्लाई 72,000 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1.38 से। देखो कितना आने लग रहा है, 99,360। 99,360 आ रहा है। क्वेश्चन की कंडीशन ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। क्वेश्चन की कंडीशन ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गई भाई। अगर मैं इसको 38% से बढ़ाऊंगा तो 99,360 आ रहा है ये। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 2022 की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ज्यादा है, बोला था ना। द पॉपुलेशन इन 2022 वाज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन इन 2020। तो पहला ये वाला जो ऑप्शन है तो बर्बाद है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता सही। इसके बाद लोवेस्ट में 72 नहीं है, इसके बाद सबसे छोटी वैल्यू इन तीनों में 73, तो ऑप्शन बी लिया, 73 लिया मैंने, ठीक है। अब मैं ऑप्शन बी लेता हूं 73। बच्चे मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर आप खुद से करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। पॉपुलेशन 1 लाख से 73,000 हो गई, तो कितना रिडक्शन हुआ? 27% का। अब 27% अगर y का वैल्यू है तो x का वैल्यू उससे 10 ज्यादा होगा। कितना? 37%। तो 73,000 को 37% बढ़ाना है तो इसका मल्टीप्लाई इससे करना पड़ेगा। तो देख लो जरा, यहां पे 20 से 20 हटा दो, 730 का 137 से मल्टीप्लाई कर दो, 730 का 137 से मल्टीप्लाई कर दो, 730 का 137 से मल्टीप्लाई कर दो, 730 इंटू 137, 1 लाख से ज्यादा आ गया, 1 लाख से ज्यादा आ गया, 1,10,000 रुपए आ रहा है, ठीक है। हाँ, कितना आने लग रहा है? अगर मैं y को 27% लेता हूं तो मुझे इसको 37% लेना पड़ेगा। इसको 27% कम किया था तो ये 73,000 आया था, और इसको जब 37% बढ़ाया तो ये 1,10,000 रुपए आने लग रहा है, 1,10,000 रुपए आने लग रहा है। क्वेश्चन की सारी कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। ऑप्शन बी विच इज 73,000 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बताओ भाई, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है? दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेजेस टॉपिक, ठीक है, जो कैट 2022 में आया था। एक बार आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में। कभी भी एग्जाम में हमारे कोई क्वेश्चन आता है तो उसको पहले रीड करना होता है, रीड करके ये देखना होता है कि इसका कैसे फ्रेम करेंगे सोल्व करते टाइम हम लोग, ठीक है। इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट्स, 4 कैंडिडेट्स हैं। 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्टेड देयर वोट्स। 80% रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया है। वन ऑफ द कैंडिडेट रिसीव 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स, ठीक है। एक कैंडिडेट को 30% वोट्स मिले हैं, while the other 3 candidates received the remaining casted votes in the proportion 1:2:3. If the winner of the election received 2,512 votes more than the candidate with the second highest votes, then the
नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स वाज। रजिस्टर्ड वोटर्स के नंबर कितने थे, हमसे ये पूछा जाने लग रहा है। ठीक है, देखो यार, जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उसका 80% लोगों ने वोट कास्ट किया है। जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उसका 80% लोगों ने वोट कास्ट किया है। जब हमारे पास स्पेशली ये नंबर इजी आते हैं, जैसे 80% हुआ, 60% हुआ, 70% हुआ, तो मैं 100 मान के क्वेश्चन को आराम से डिकोड कर सकता हूं। लेट कर लेते हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो मान लेते हैं, हम लोगों ने 100 मान लिए। रजिस्टर्ड वोटर्स हमारे, चलो 100x मान लो आप। ठीक है, क्योंकि x इसलिए इंट्रोड्यूस किया है, क्वेश्चन में परसेंटेज के साथ साथ हमें एक्चुअल वैल्यू भी दे रखी है कहीं ना कहीं। परसेंटेज के साथ साथ या रेशियो के साथ साथ कभी भी वो एक्चुअल वैल्यू देता है तो x मानना, सेफर साइड पे चले जाना होता है कि सेफर साइड पे हम लोगों ने x मान लिया। ठीक है, अब वोट कास्टेड कितने हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स 100x हैं, तो वोट्स कितने कास्ट हुए हैं, वोट्स कास्टेड कितने होंगे गाइस, जल्दी से बताओ। इसका 80%, इसका 80% कितना आएगा, 80x, यानी कि 80x लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। वन ऑफ द कैंडिडेट्स, 4 कैंडिडेट थे। ठीक है, अब इसमें 4 एरो बना दो, पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट और चौथा कैंडिडेट, ये बना दिया हमने एरो इसमें कि ये 4 कैंडिडेट है। ठीक है, फर्स्ट कैंडिडेट की बातें यहां पर करेंगे, सेकंड की यहां पर करेंगे, थर्ड की यहां पर करेंगे और फोर्थ की हम लोग बातें यहां पर करेंगे। ठीक है, अब बोला जा रहा है वन ऑफ द कैंडिडेट्स रिसीव्ड 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स। जो वोट कास्ट हुए हैं उसका 30%, तो 80x का 30%, इसका 30% यानी कि 3/10 जो कि आएगा 24x। इसमें से चारों में से एक कैंडिडेट को उसका 30% मिला है जो कि आता है 24x। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स while the other 3 candidates received the remaining casted votes in the proportion 1:2:3। जो अदर 3 कैंडिडेट्स हैं उनको जो वोट्स मिले हैं वो 1:2:3 के प्रपोर्शन में मिले हैं, यानी कि इनको जो वोट्स मिले हैं वो 1:2:3 के प्रपोर्शन में मिले हैं। ठीक है, आउट ऑफ 80x 6x वोट्स इसको मिल गए। रेशो में देखूं तो इसको 1 मिला, इसको 2 मिला, इसको 3 मिला, तीनों को मिला के रेशो में कितना वोट्स मिला, 6। तीनों को मिला के रेशो में कितना वोट्स मिला, 6। एक्चुअल में कितना मिला, 80 में से 24 इसको मिल गया, कितना बचा, 56x। यानी कि जो रेशो का 6 है वो हमारे x के बराबर कितना है, 56 के बराबर है। 100x में से 80% ने कास्ट किया तो 80x लोगों ने वोट कास्ट किया। इसमें से 30% एक बंदे को मिला, तो बाकी जो 70% है इसका 70% तो 56x होगा, ये बाकी 3 लोगों को मिला और रेशो में वो कितना है, 6 है। तो रेशो के 1 का वैल्यू कितना आएगा जी, 56x/6 आएगा, जिसको मैं 2 से काटूंगा तो 28x/3 आएगा। यानी कि रेशो के 1 का वैल्यू 28x/3 है। अगर रेशो के 1 का वैल्यू 28x/3 है तो इसको कितना वोट मिला होगा, 28x/3, जो कि लगभग 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग x आएगा, हाँ या ना। रीजन है इसका, मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूं कि दिस विल बी 9 पॉइंट समथिंग x। रेशो के 1 का वैल्यू 28x/3 है, रेशो के 1 का वैल्यू 28x/3 है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 56x/3। दिस विल बी 56x/3, जिसको लगभग सॉल्व करके कितना आएगा, 18.66x आने लग रहा होगा सॉल्व करके। ठीक है, 3 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 28x/3 है, 3 का वैल्यू कितना होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 3 का वैल्यू आएगा 28x। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? सर हमने ये एग्जैक्ट क्यों निकाला या लमसम क्यों निकाला, ये 9 पॉइंट समथिंग होगा, 18 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि हमें पता ये लगाना था कि विनर कौन है और सेकंड हाईएस्ट नंबर पे जो है वो कौन है। तो इफ द विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव्ड 2512 वोट्स मोर देन द कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट वोट्स, विनर कौन होगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं। सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिले हैं, इन तीनों में अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा वोट्स इसको मिले हैं। सेकंड हाईएस्ट वोट्स किसको मिले हैं, इसको मिले हैं। विनर को सेकंड हाईएस्ट से कितना ज्यादा मिला है, 24x से कितना ज्यादा है, 28x, 4x। 4x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2512। 4x का वैल्यू दिया हुआ है अपने को 2512। यदि 4x का वैल्यू 2512 है तो उसने हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स। रजिस्टर्ड वोट्स कितने थे, 100x। बच्चे अगर 4x का वैल्यू इतना है तो x का वैल्यू कितना होगा, 2512/4, जिसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 628 आएगा। x का वैल्यू आने लग रहा है 628, तो 100x का वैल्यू कितना आएगा, 100x का वैल्यू कितना आएगा, 62800। 100x का वैल्यू कितना आएगा, 62800। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस, ये बताओ जरा। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आने लग रही है? ठीक है,
अब ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में करने लायक था? बिल्कुल करने लायक था। यस। देन द नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक बॉल्स इन द बॉक्स, नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक balls in the box, non-metallic balls in the box. This is the complete question. ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। अब बॉक्स हैज 450 balls, एक बॉक्स में 450 बॉल्स हैं, ईच इधर व्हाइट और ब्लैक, या तो वो व्हाइट बॉल है या वो ब्लैक बॉल है। ठीक है, ठीक है, 450 बॉल्स हैं, या तो वो व्हाइट बॉल होंगी या ब्लैक बॉल्स होंगी। आगे बोला जा रहा है there being as many metallic white balls as metallic black balls। ठीक है, there being as many metallic white balls as metallic black balls। ठीक है, जितनी metallic white balls हैं उतनी ही metallic black balls हैं। It is clear, very clear from the question। बहुत अच्छी बात है। देखो balls हैं, उसमें से कुछ metallic होंगी, कुछ non metallic होंगी, बट जितनी metallic हमारे पास black balls हैं उतनी ही मेटेलिक व्हाइट बॉल्स हमारे पास है। 40% ऑफ द व्हाइट बॉल्स एंड 50% ऑफ द ब्लैक बॉल्स। बड़ी प्यारी इंफॉर्मेशन है। 40% ऑफ द व्हाइट बॉल्स, 40% ऑफ द व्हाइट बॉल्स, जितनी भी व्हाइट बॉल्स हैं, एंड 50% ऑफ द ब्लैक बॉल्स आर मेटेलिक। कितनी प्यारी इंफॉर्मेशन है अगर आप लोग ध्यान से देखो तो। ठीक है, आई थिंक 250 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। वेरी गुड। देखो, सबसे पहली बात हमें पता है टोटल बॉल्स कितनी है, 450। तो मैंने क्या किया, इन 450 है, इसमें से जो ब्लैक बॉल्स हैं उनको बी से डिनोट कर रहा हूं, व्हाइट बॉल को डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूं। हाँ या ना? ब्लैक प्लस व्हाइट कितना दिया हुआ है अपने को? 450 दिया हुआ है। ये बिल्कुल क्लियर है ना आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब मेटेलिक बॉल्स कितनी है? मेटेलिक बॉल्स जल्दी से देखो, मेटेलिक बॉल्स कितनी है? 40% ऑफ द व्हाइट बॉल्स, 40% ऑफ द व्हाइट बॉल्स, व्हाइट बॉल्स का 40%, 40% निकालो इसका। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, तो इसका 2/5 ऑफ डब्ल्यू, 2/5 ऑफ डब्ल्यू। व्हाइट बॉल का 40% क्या है? मेटेलिक है। 50% ऑफ द ब्लैक बॉल्स, 50% ऑफ द ब्लैक बॉल्स, इसका 50% निकालो। इसका 50% कितना होगा? 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2। तो 1/2 ऑफ ब्लैक बॉल्स है ना, 1/2 ऑफ ब्लैक बॉल्स। 40% ऑफ द व्हाइट बॉल्स एंड 50% ऑफ द ब्लैक बॉल्स आर मेटेलिक। ये हमारे पास मेटेलिक बॉल्स है। ये हमारे पास क्या है? मेटेलिक बॉल्स है। हाँ या ना? ये मेटेलिक बॉल्स है। टोटल बॉल्स हमारे पास 450 हैं। इस 450 में से कुछ ब्लैक बॉल्स हैं, कुछ व्हाइट बॉल हैं। इसमें से ब्लैक बॉल्स का 50% हमारे पास क्या है? मेटेलिक, मतलब आधी ब्लैक बॉल मेटेलिक है। 40% व्हाइट बॉल हमारे पास क्या है? मेटेलिक है। हमसे अब देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन थी ये। There being as many metallic white balls as metallic black balls। जितने हमारे पास metallic white balls हैं, ठीक है, जितने पास हमारी metallic white balls है, metallic white balls, तो metallic white balls कितनी होंगी जरा बताओ? इतनी हमारे पास metallic white balls हैं। हाँ या ना? बोल दो यार। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? जरा मुझे बताओ, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? यस। हमारे पास मेटेलिक व्हाइट बॉल्स कितनी है? 2/5। जितने हमारे पास मेटेलिक व्हाइट बॉल्स हैं उतनी हमारे पास मेटेलिक ब्लैक बॉल्स हैं। और अभी हम लोगों को बताया गया था मेटेलिक ब्लैक बॉल्स कितनी है? 50%। मेटेलिक व्हाइट बॉल्स कितनी है? 2/5। इट मींस ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। हाँ या ना? इट मींस ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इज इट क्लियर गाइस? ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ना? ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। कहां से इक्वल आया है? ये कहां दिया हुआ है? There being as many metallic white balls as metallic black balls। जितनी metallic black balls हैं उतनी ही metallic white balls हैं। metallic black balls हैं कितनी? 50%। 40% of the white balls and 50% of the black balls are metallic। black balls का 50% इतना, white ball का 40% इतना। ये दोनों बराबर हैं, पहली लाइन के लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां से देखो ब्लैक और व्हाइट का रेशो निकल जाएगा, कितना आएगा? यहां से ब्लैक और व्हाइट का रेशो निकल जाएगा, कितना आएगा? 4/5 आएगा क्या? यहां से ब्लैक और व्हाइट का रेशियो कितना आएगा? 4/5। अगर ब्लैक बॉल्स 4 है तो व्हाइट बॉल्स कितनी है? 5। टोटल मिला के कितनी है? 9। हाँ या ना? टोटल मिला के कितनी है? 9। टोटल मिला के 9 है, ये बात समझ में आ रही है? बट हमारे एक्चुअल में कितनी है? 450। हमारा 9 का वैल्यू 450 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा बच्चे? 50 होगा। रेशो के 1 का वैल्यू 50 है।
रेशियो के 1 का वैल्यू 50 है, तो ब्लैक बॉल्स कितनी होंगी, ब्लैक बॉल्स कितनी होंगी 200 और व्हाइट बॉल्स कितनी होंगी 250 होंगी ना, 250। व्हाइट ब्लैक बॉल्स कितनी होंगी 200, व्हाइट बॉल्स कितनी होंगी 250। उसने नॉन मेटालिक बॉल्स पूछी है मुझसे, भैया ये हमारे पास टोटल बॉल्स हैं, अब इसमें से ब्लैक में 50% मेटालिक हैं, तो नॉन मेटालिक कितनी होंगी 50%, 200 का 50% निकाल लो, हमारे पास कितना आएगा 100। ये 100 नॉन मेटालिक है, नॉन मेटालिक है। व्हाइट बॉल्स में 40% मेटालिक है, तो 60% नॉन मेटालिक होंगे, इसका 60% निकाल लो, कितना आएगा 150 आएगा। ये भी नॉन मेटालिक है। टोटल नॉन मेटालिक बॉल्स कितनी आ रही हैं 250 आ रही हैं, विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए, सो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, एक बार इसको रीड करो जल्दी से। टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन अ सिटी इंक्रीज बाय 25% फ्रॉम 1970 टू 1980। 1970 से लेके 1980 तक टोटल पॉपुलेशन 25% इंक्रीज हुआ है, जिसमें हमारे सेम ड्यूरिंग द सेम पीरियड द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 40% व्हाइल द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 20%। मेल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 40% इंक्रीज हुआ है, फीमेल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 20% इंक्रीज हुआ है, टोटल कितना इंक्रीज हुआ है 25% इंक्रीज हुआ है। तो क्या मैं एलिगेशन लगा सकता हूं फ्रॉम 1970 टू 1980 इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट 2.5 लाइन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट 2.5 लाइन ऑफ द क्वेश्चन, टोटल पॉपुलेशन फ्रॉम 1970 टू 1980 25% इंक्रीज हुआ है, मेल हमारे 40% इंक्रीज हुए हैं, फीमेल हमारी 20% इंक्रीज हुई है। अगर मेल 40% इंक्रीज हो रहे हैं, फीमेल 20% इंक्रीज हो रहे हैं, तो टोटल पॉपुलेशन 25% इंक्रीज हो रही है। क्या मैं यहां पे एलिगेशन लगा के इनका डिफरेंस निकाल सकता, यहां पर 5 आएगा, यहां पर 15 आएगा, ये आएगा ना, यस। मेल और फीमेल पॉपुलेशन का जो रेशो है 1970 में मेल और फीमेल पॉपुलेशन का जो रेशो था वो 1:3 था। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ या ना, हाँ या ना। ये मतलब इतना अगर कर लिया ना तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, मैं सही बता रहा हूं। अगर इतना काम कर लिया ना तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। एलिगेशन लगा के अगर आपने पता लगा लिया कि भैया मेल और फीमेल पॉपुलेशन का रेशो 1:3 है, तो मेरा आधा काम हो गया है। मेल और फीमेल, अगर मेल 100 थे तो फीमेल 300 थी। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस। अब आगे बढ़ो, ठीक है। ये कब की बात है बच्चे? 1970 की बात है, 1970 की बात है। अब 1970 से लेकर 1980 तक मेल कितना इंक्रीज हुए जरा बताना? मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 40%, तो 100 का 40% कितना होगा? 40 होगा, ये बन गए 140। फीमेल कितना इंक्रीज हुई थी? फीमेल इंक्रीज बाय 20%, 300 का 20% कितना होगा? 60, तो बन गए हमारे पास 360। आई होप ये बात आप लोगों को बड़ी क्लियरली समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। हाँ, 100 प्लस 300 400 का 25% भी 100 होता है, ठीक है। एक मिनट देखो यार, क्लास के बीच में ये मत पूछा करो ये सफिशिएंट है या नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूं सफिशिएंट कुछ भी नहीं है। मुझे आज भी फील नहीं होता कि क्या ये सफिशिएंट है। मैं आज भी चीजें ऐड ऑन करता रहता हूं, ठीक है। आने वाले टाइम पे मैं ये करूंगा, अपनी प्लेलिस्ट को ऐड करता रहूंगा चीज जितना मैं ज्यादा कर सकता हूं। तो बच्चे आप देखो पहले, आप वो देखने के बाद मतलब लिटरली आई हैव डिस्कस्ड 80+ क्वेश्चन ऑफ परसेंटेजेस। 80 से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने अपने YouTube वीडियोस में डिस्कस करे खाली। तो आप एक बार देखो जाके, उनको आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। द मेन थिंग इज कॉन्सेप्ट। अगर आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गई ना, आप 80 क्वेश्चंस लगाओ, 800 क्वेश्चंस लगाओ, सब चीज बराबर है, ठीक है। तो फर्स्टली फोकस करो जो मैं भी करा रहा हूं, ठीक है। यस, चलिए, हाँ, ये समझ में आया। मेल हमारे पास 100 है, फीमेल हमारे पास 300 है, ठीक है। यहां से रेशो से ये मैंने मान लिया, मेल फीमेल का रेशो 1:3 आया था, तो मैंने इसको 100 और 300 मान लिया। ये 40% इंक्रीज हुआ, ये हमारा 20% इंक्रीज हुआ फ्रॉम 1970 टू 1980। तो 1980 में पॉपुलेशन इतनी हो गई 140 एंड 360। मुझे लगता है यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। फ्रॉम 1980 टू 1990, 1980 टू 1990, 1980 से लेकर 1990 तक देखो क्या हुआ। द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 25%। फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 25%। फीमेल का पॉपुलेशन 25% इंक्रीज हुआ। 25% बोले तो 1/4। 360 का 1/4 होता है 90, तो 360 प्लस 90 इट बिकम्स 450। ये 450 बन गया, आया ना? ये बात समझ में आ गई। फ्रॉम 1980 टू 1990 द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 25%। तो 1980 में इतना था, इसका 25% कितना होता है? 90 होता है। 360 प्लस 90 बिकम्स 450। इन 1990 if the female population is twice the male population,
जो फीमेल पॉपुलेशन है वो मेल की पॉपुलेशन का ट्वाइस है, मेल की पॉपुलेशन का ट्वाइस है। तो मेल की पॉपुलेशन कितना होगी, इसका आधा, कितना होगी 225। ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? यस। तो हमसे पूछा जा रहा है देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन द सिटी फ्रॉम 1970 टू 1990। 1970 से लेकर 1990 तक टोटल पॉपुलेशन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 1970 में पॉपुलेशन कितना थी? 400 थी। 1990 में पॉपुलेशन कितना है? 450, 650, 675। कितना पॉपुलेशन है यहां पे? 675 है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कितना बढ़ा? 275। पॉपुलेशन कितना बढ़ा? 275। तो देयर इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 275 ऑन 400। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको 4 से उड़ाओ, इसको 4 से उड़ाओ, 4 से उड़ाओ, 4 से उड़ाओ यार इसको। 65 65 65 65 65 और 3 68 68.75। ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। चलिए C84, 84 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया निखिल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चे। ठीक है, देखो सबसे प्यारी बात, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने अपनी क्लासेस में कहीं ना कहीं कराया, मुझे ऐसा याद आ रहा है, ठीक है। चलो, इन अ टूर्नामेंट अ टीम हैज प्ले 40 मैचेस सो फार। अब तक टीम ने 40 मैचेस खेले हैं एंड वॉन 30% ऑफ देम। भैया 40 मैचेस खेले हैं, 40 का 30% कितना होता है? 3/10 ऑफ 40 विच इज 12। तो अभी तक 40 मैचेस टीम ने खेले हैं, इसमें से कितने मैचेस जीते हैं? 12 मैचेस टीम ने जीते, 30% मैचेस जीते हैं अब तक। हाँ या ना? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। चलो, इफ दे, अब देखो आगे, इफ कंडीशन को शो करता है, इफ दे विन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस। रिमेनिंग मैचेस क्या मालूम है अपने को कितने हैं? वी डोंट नो द नंबर ऑफ रिमेनिंग मैचेस। हमें नहीं पता रिमेनिंग मैचेस कितने हैं। रिमेनिंग मैचेस हमें पता ही नहीं कि 40 के बाद और भी मैचेस हैं, बट हमें मालूम नहीं है वो कितने हैं। रिमेनिंग मैचेस को आप लोग कुछ भी मान लो, आर मान लो। तो 40 प्लस रिमेनिंग मैचेस को मैंने कैपिटल आर मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। वैसे मैं इनको भी विदाउट वेरिएबल कर लेता हूं थोड़ा सोच के, ठीक है। तो 40 प्लस आर, ठीक है। इफ दे विन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, तो रिमेनिंग मैचेस का 60%, आर का 60% कितना होगा बच्चे? आर का 60% कितना होगा? 60% की फ्रैक्शन कितना होती है? 3/5, 3/5। तो आर में से उन्होंने कितने जीते? 3/5 आर मैचेस जीते। एक मिनट ना, मैं एक के कह रहा हूं, हर बार फालतू लगाता जा रहा हूं, जिसकी मुझे लगता नहीं कोई जरूरत है, ठीक है, जिसकी मुझे लगता नहीं कोई। इस 40 में से कितने मैच जीते थे? 30%, 30% मैच जीते। 30% कितना होता है? 12। इस आर में से कितने मैच जीते? 60%। 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, मैंने बताई थी आप लोगों को। तो 3/5 आर मैचेस उन्होंने जीते। ये बात समझ में आ गई? इस 40 में से कितने मैच जीते हुए हैं? 12 मैचेस जीते हुए हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो टोटल इतने मैचेस उन लोगों ने जीते हुए हैं, टोटल इतने मैचेस उन्होंने जीते हुए हैं, ठीक है। अगर वो रिमेनिंग का 60% मैचेस जीत जाते हैं, देयर ओवरऑल विन परसेंटेज विल बी 50%। तो उनका ओवरऑल विन परसेंटेज कितना होगा? 50% होगा। उनका ओवरऑल विन परसेंटेज कितना होगा? 50% होगा। उनका ओवरऑल विन परसेंटेज कितना होगा? 50% होगा। इस बात को अपने दिमाग में फीड करो। ओवरऑल विन परसेंटेज कितना होगा? 50%। बहुत अच्छी बात है। तो टोटल मैचेस इतने हैं, इसका 50% ओवरऑल विन है, और ये विन मैचेस ही तो हमने निकाले हैं। ये क्वेश्चन में किसके इक्वल दिया हुआ है? 50% ऑफ द टोटल। 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। इसका 1/2 निकालो, इसका 1/2 40 प्लस आर, हाफ ऑफ 40 प्लस आर। यहां से आर का वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, मुझे दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चला इसको फाइंड करने। 12 × 2 24 आएगा, 3 दूनी 6, 6/5 आर आएगा। उधर कितना आ जाएगा? 40 प्लस आर आएगा। देख लो जरा, ये उधर जाएगा, इधर आएगा, ये उधर जाएगा। 16, 1/5 का वैल्यू 16 है, किसी का 1/5 16 है, तो पूरा कितना होगा? वो 80 होगा। आर का वैल्यू 80 आ गया, बात खत्म। आर का वैल्यू कितना आ गया? 80 आ गया, हाँ या ना? आर का वैल्यू कितना आ गया? 80। इज इट क्लियर? आर का वैल्यू 80 आ गया, तो रिमेनिंग मैचेस 80 हैं। इट मींस रिमेनिंग मैचेस कितने हैं? 80। रिमेनिंग मैचेस 80 हैं। पहले 40 मैचेस ऑलरेडी खेल लिए थे, तो हमारे टोटल मैचेस कितने हो गए बच्चे? पहले वाले 40 और रिमेनिंग का वैल्यू 80 आया, तो टोटल मैचेस हो गए 120। हाँ या ना? टोटल मैचेस हो गए 120। आगे क्या बोला जा रहा है हमसे? देखो आगे क्या बोला जा रहा है।
सपोज दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, सपोज रिमेनिंग मैचेस का 90% अगर वो जीत जाते, अगर ऐसा होता, सपोज दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, इसका 90% कितना होगा? 90% इसका कितना होगा? 72। और यहां से वो कितने मैचेस जीते हुए हैं? 30%। कितना था? 12 के बराबर आया। देन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय द टीम इन द टूर्नामेंट विल बी 12 + 72। अगर वो रिमेनिंग मैचेस का 90% मैचेस जीत जाते हैं तो टोटल मैचेस कितने हो जाएंगे जीतने वाले? 12 + 72 कितना होता है बच्चे? 84। ऑप्शन 3 आंसर। बोलिए हाँ या ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? चलो चलो देखते हैं जरा। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ द मेंबर आर यंग while the rest are old। 28%, 100 मान लेते, चलो टोटल 100 लोग हैं, इसमें से यंग को मैं Y से डिनोट कर रहा हूं, ओल्ड को मैं O से डिनोट कर रहा हूं। 28% ऑफ द मेंबर्स आर यंग, तो इसका 28% 28 होगा, और ओल्ड कितना आएगा? 72 आएगा, हाँ या ना? 28% ऑफ द मेंबर्स आर यंग while the rest are old, ठीक है। If 65% of the members are literates, it is very clear from the question, 65% of the members are literates and 25% of the literates are young। 25% of the literates are young, ठीक है। 65% of the members are literate, 65% of the members are literate। टोटल 100 है, 100 का 65% कितना होगा? 65 होगा। 65% लोग क्या है? लिटरेट है। 65% ऑफ द मेंबर्स आर लिटरेट एंड 25% ऑफ द लिटरेट्स आर यंग। 25% ऑफ द लिटरेट्स, ये लिटरेट्स हैं, इसका 25% निकाल लो बच्चे, 25% निकाल लो इसका, ठीक है। 25% इस लिटरेट्स में, दीज आर द लिटरेट, ये लिटरेट लोग हैं, इनमें भी यंग और ओल्ड होंगे। 25% ऑफ द लिटरेट्स आर यंग ऐसा बोला जा रहा है, तो यहां पर ओल्ड की बातें करूंगा और यहां पर यंग की बातें करूंगा। 25% होता है 1/4, इसका 1/4 निकालने में कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका 1/4 निकाल लो। 65/4, 65/4 को सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 16.25, है ना? 16.25। देख लो जरा, यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है? चलो, तो आउट ऑफ 65, 16.25 क्या है? यंग है। टोटल यंग हमारे पास कितने हैं? 28। 28 में से लिटरेट कितने हैं? लिटरेट 16.25, ये बात ध्यान रखना, 16.25 क्या है? लिटरेट है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे, ठीक है, अभी आगे देखते हैं। देन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट, अमंग द इलिटरेट्स, ठीक है। ओल्ड पीपल पर फोकस करना है। परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट्स। अच्छा, लिटरेट्स अगर 65 हैं तो इलिटरेट्स कितने होंगे? 35 होंगे। इलिटरेट्स कितने होंगे? 35 होंगे। इन इलिटरेट्स में हमारे पास कुछ यंग होंगे और कुछ ओल्ड होंगे। आपको पता है आउट ऑफ 28 यंग्स लिटरेट्स कितने हैं? 16.25। तो कोई मुझे बताएगा इलिटरेट कितने होंगे? इसमें से इसको उड़ा दो तो कितना आएगा? 11.75 क्या है? इलिटरेट। टोटल इलिटरेट्स कितने हैं? 35। 35 में से यंग इलिटरेट कितने हैं? 11.75। तो ओल्ड इलिटरेट्स कितने होंगे? 35 माइनस 11.75। हाँ या ना? अरे समझ में आने लग रही है आप लोगों को बात? ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? जरा मुझे बताओ, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है? तो आउट ऑफ 35 ये इलिटरेट जनता है, इलिटरेट अनपढ़ जनता है। ये पढ़ी लिखी जनता कितनी थी? 65 आउट ऑफ 100। तो इलिटरेट कितनी होगी? 35। लिटरेट में 25% यंग थे, तो 65 का 25% बोले तो 1/4, विच इज हमारे पास 16.25 यंग था। तो टोटल यंग कितना था? 28। 28 में से लिटरेट कितना था? 16.25। तो इलिटरेट कितना होगा? 11.75। 28 में से लिटरेट माइनस करो, इलिटरेट आ गया 11.75। इलिटरेट 11.75 है। कौन से इलिटरेट है? ये यंग इलिटरेट है। टोटल इलिटरेट 35,
यंग इलिटरेट कितने हैं 11.75, तो ओल्ड इलिटरेट कितने होंगे 35 माइनस 11.75 विच इज 23.25 है ना, विच इज 23.25। तो 23.25 हमारे पास क्या है ओल्ड इलिटरेट है, कितने में से 35 में से, वही पूछा है परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल, परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट, अमंग द इलिटरेट, इलिटरेट कितने हैं 35, उसमें से ओल्ड कितने हैं 23.25, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर लेना, 60% से ज्यादा होगा 70 से कम होगा, 60 से ज्यादा होगा 70 से कम होगा, क्योंकि 35 इंटू 6 कितना होता है 21 होता है, 3.5 इंटू 6 21 होता है ना, ये 23 है। किस 22 23, हाँ मतलब 65 से भी ज्यादा होगा, मतलब मैं इसको सॉल्व ना करता, ऑप्शन का यूज कर लेता, 66 इज द ओनली ऑप्शन, 66 इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है चलो देख लेते हैं यार क्या होगा इस क्वेश्चन में, मैंने तो पढ़ा भी नहीं अभी तक। इन द फाइनल एग्जामिनेशन विष्णु स्कोर्ड 52%, आशा स्कोर 64%। ठीक है विष्णु है और आशा है, विष्णु का स्कोर 52% आया है, आशा का स्कोर 64% आया है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विष्णु इज 23 लेस एंड डेट बाय आशा इज 35 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश। ठीक है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विष्णु, विष्णु के जो मार्क्स हैं वो 23 लेस है, 23 लेस है, एंड डेट बाय आशा इज 34% मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश, रमेश के मार्क्स से 23 मार्क्स कम है और आशा के मार्क्स 34 क्या है ज्यादा है, हाँ है ना, ये बोला जा रहा है। ठीक है ये बोला जा रहा है ना। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता who scored 84% is, who scored 84%, 12% 57 होगा सर, 12% 57 होगा, देख लेते हैं अभी कितना आएगा। ठीक है हाँ 4 और 3 7। ठीक है देखो यहां पर 4 बंदे हैं एक्चुअल में। ठीक है हाँ यहां पर हमारे पास क्या है एक्चुअल में, वी हैव 4 पीपल देयर। ठीक है एक तो विष्णु है, एक यहां पर कौन है आशा है, और रमेश जी भी हैं और गीता भी है। गीता की बात तो बाद में, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता हु स्कोर्ड 84%, ये बाद में निकाल लेंगे, नॉट अ बिग डील, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है यहां तक की लाइन बड़ी क्लियर थी, विष्णु स्कोर्ड 52%, आशा स्कोर्ड 64%, विष्णु का 52 आया, आशा का 64 आया। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विष्णु, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विष्णु इज 23 लेस, विष्णु के जो मार्क्स हैं वो 23 लेस है भाई, 52% है ना, मान लो टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100x होते हैं, मान लो मैक्सिमम मार्क्स 100x है, मैक्सिमम मार्क्स, तो विष्णु के 52% आए तो इसके कितने मार्क्स है 52x है, आशा के 64% आए तो कितना है 64x है। जो विष्णु के मार्क्स हैं वो 23 लेस है, तो अगर मैं इसमें 23 ऐड कर दूंगा तो रमेश के मार्क्स बन जाएंगे, तो 52x प्लस 23 ये किसके मार्क्स बन गए रमेश के मार्क्स बन गए, हाँ है ना। आशा इज 34 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश, अगर मैं रमेश के इसमें से 34 माइनस कर दूंगा, 64x में से 34 माइनस कर दूंगा तो ये भी किसके मार्क्स बन जाएंगे रमेश के मार्क्स बन जाएंगे, हाँ है ना, ये भी रमेश के मार्क्स बन जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट, हाँ है ना, बिल्कुल क्लियर है ना, बोला जा रहा है विष्णु स्कोर 23 लेस देन रमेश एंड आशा स्कोर 34 मोर देन रमेश। विष्णु के मार्क्स में अगर 23 ऐड कर दूंगा तो रमेश के मार्क्स बन जाएंगे, इसमें 23 कम कर दो तो विष्णु के मार्क्स बन जाएंगे। आशा के मार्क्स 34 ज्यादा हैं रमेश से, तो इसमें से 34 कम कर दो तो रमेश के मार्क्स बन गए। ये भी रमेश के मार्क्स हैं, ये भी रमेश के मार्क्स हैं, क्यों ना इनको इक्वेट कर दिया जाए। इनको इक्वेट करेंगे तो -34 इधर आके +34 हो जाएगा, 23 + 34 57 हो जाएगा, ये उधर जाके 12x हो जाएगा, तो यहां से 12x का वैल्यू आ जाएगा 57। बोले तो हाँ या ना। 3 से उड़ाने में मैं बचपन से एक्सपर्ट हूं, 19 का टेबल मुझे याद आया, 4 का टेबल मुझे याद आया, x का वैल्यू आ गया 19/4, मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 100x है, तो हमारे पास 100x का वैल्यू कितना आ जाएगा 19/4 × 100। इसका 84% गीता ने स्कोर किया है, इसका 84% निकालने में मुझे नहीं लगता मुझे कोई दिक्कत होगी, 84/100 निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे कट जाएगा। 21 × 19 करने में अलग ही फील आती है, ठीक है, 21 × 19 करने में अलग ही फील आती है। 21 × 20 करो, उसमें से 21 हटा दो, ठीक है,
21 इंटू 20 कितना होता है तुम्हारा लकी नंबर? 420 में से 21 हटाओ, 399 आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं यार। देखो, द इनकम ऑफ अमाला इज 20% मोर देन डेट ऑफ बिमाला। बिमाला से 20% ज्यादा इनकम है एंड 20% लेस देन कमला। ओ हो। अमला इज 20% मोर देन डेट ऑफ बिमला एंड 20% लेस देन ऑफ कमला। अमला की इनकम को बिमला से कंपेयर किया गया, कमला से कंपेयर किया गया है। ठीक है, 20% मोर देन डेट ऑफ बिमला। 20% की फ्रैक्शन मुझे बचपन से याद है, 1/5। देखो यार, फ्रैक्शन का यूज ना मैं इसलिए करता हूं क्योंकि कल को कुछ भी बिगड़ेगा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर 20% की जगह वो 14 2/7% बोले, 16 2/3% बोले, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे पता है यार, उनका फ्रैक्शन मुझे पता है। 14 2/7% कितना होता है? 1/7 होता है। 16.66 कितना होता है? 1/6 होता है। तो मुझे उनका फ्रैक्शन इजिली पता है, इसलिए फ्रैक्शन वाला मेथड बढ़िया रहता है। तो अमला का इनकम 20% ज्यादा है बिमला से, बिमला से 20% ज्यादा है। तो बिमला अगर 5 है तो अमला कितना है? 6 है। आया ना? अमला द इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन डेट ऑफ बिमला। बिमला की 5 है तो अमला की 6 है एंड 20% लेस देन डेट ऑफ कमला। कमला से 20% कम है अमला का इनकम। अमला का इनकम कमला से 20% कम है। ठीक है, कमला से 20% कम है। अगर कमला 5 है तो 5 का 20% 1 होता है, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आया ना? ये रेशो बन गया। ठीक है, ये बना दिया मैंने रेशो यहां से। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ठीक है, आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ चलो। अमला का इनकम बिमला से 20% ज्यादा है। अगर बिमला 5 है तो अमला कितना है? 6 है। 5 का 20% 1 होता है, 5 + 1 6। और कमला से 20% कम है। अगर कमला 5 है, 5 का 20% 1 होता है, तो कितना है? 4। इन दोनों रेशोज में अमला इज कॉमन थिंग। अमला यहां पर 6 है, यहां पर 4 है। पॉसिबल ही नहीं भाई, अमला तो अमला है, दोनों जगह सेम रहेगा। यहां पर 6, यहां पर 4, 6 4 कैल्सियम लिया 12 इंटू 2 इंटू 2, 12 बना दिया दोनों को। 6 और 4 को सेम बनाओ, इंटू 3 इंटू 3, तो इट विल बिकम्स 12 10 12 और 15। तो यहां से अमला बिमला कमला, अमला बिमला कमला की इनकम का रेशो आ जाएगा। ठीक है, 12 10 और 15 रेशो है, रेशो इनकी इनकम का कंबाइन रेशो है। अमला 12 है, बिमला 10 है और कमला कितना है? 15 है। तो 12 10 15, मतलब परसेंटेज निकालना है तो आप इनको एक एक जीरो और लगा सकते हो, दो दो जीरो और लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक एक जीरो, दो दो जीरो और कुछ लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला जा रहा है हम लोगों को? देन द परसेंटेज बाय विच कमलाज इनकम वुड एक्सीड बिमलाज इनकम इज नियरेस्ट टू। ओ अच्छा, ये भी तो है, कमला इनकम इज गोज डाउन बाय 4%। इसको मेरा मानना है वही बना दो। इसको 1200 बना लो, इसको 1000 बना लो, इसको 1500 बना लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। बना लिया। 100 का मल्टीपल इसलिए किया ताकि परसेंटेज निकालने में इजी रहे। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि परसेंटेज निकालने में इजी रहे। ठीक है, कमला इनकम गोज डाउन बाय 4%। 1500 का 1% होता है 15, 4% होगा 60, तो इसमें से 60 उड़ा दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1440। ये बन जाएगा 1440। गोज डाउन बाय 4%। बिमलाज गोज अप बाय 10%। बिमला का इनकम 10% बढ़ गया, तो 1000 का 10% कितना होता है? 1000 का 10% कितना होता है? 100। इट बिकम्स 1100। आया ना? ये कितना हो गया? 1100 हो गया। ठीक है, बिमला गोज अप बाय 10%, कमला गोज डाउन बाय 4%। कमला 4% कम हुआ है, बिमला 10% इंक्रीज हुआ है। देन द परसेंटेज बाय विच कमलाज इनकम वुड एक्सीड बिमलाज इनकम इज नियरेस्ट टू। कमला का इनकम बिमला की इनकम से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 340 ज्यादा है। कितने से? बिमला की इनकम कितनी है? 1100। तो फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको इससे उड़ा देना, इसको 11 से डिवाइड करना, 31 के अराउंड होगा, 31 आएगा। मतलब 330 होता अगर ऊपर 330 + 10 बोल सकता हूं ना इसको मैं। इसको काटूंगा तो 30 आएगा और ये हमारे पास 1 के बहुत नियरेस्ट टू आएगा। तो दैट इज वाई 31% इज द आंसर। समझ में आई ये बात? ये देखो जरा, इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। क्लास में 60% गर्ल्स हैं और बच्चे बॉयज हैं।
देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज, गर्ल्स 30 ज्यादा हैं। ओके 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है? क्वेश्चन की शुरुआत करो 3/5। 5 का 60% 3 होता है। अगर टोटल स्टूडेंट्स 5 है उसमें से 3 लड़कियां हैं तो बॉयज कितने होंगे? 2 होंगे। तो यहां से गर्ल्स और बॉयज का रेशो कितना आ गया? 3/2 आ गया। गर्ल्स कितनी ज्यादा है रेशो में? 1 ज्यादा है। गर्ल्स कितनी ज्यादा है रेशो में? 1 ज्यादा है। और एक्चुअल में कितनी ज्यादा है? 30 है। तो 1 का वैल्यू 30 है, 1 का वैल्यू 30 है तो 2 का वैल्यू 60 होगा, 3 का वैल्यू 90 होगा। आया ना? गर्ल्स कितनी है? 90, बॉयज कितने हैं? 60। ये बात आपको बड़ी क्लियरली समझ में आ गई होगी पहली लाइन पढ़ के। यहां से यहां तक पढ़ के मुझे यही समझ में आता है और कुछ तो समझ में आता नहीं है। देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज, ठीक है। रेशो में गर्ल्स 1 ज्यादा थी बॉयज से, तो 1 का वैल्यू 30 है, तो 3 का वैल्यू 90, 2 का वैल्यू 60। 68% ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 30 बॉयज, 68 टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए अपने पास? 150 आ गए। टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए अपने पास? 150 आ गए। 68% ऑफ द स्टूडेंट्स, 68% ऑफ द स्टूडेंट्स निकाल लेना जरा। 3 2 34, 34 इंटू 3 कितना होता है? 102 होता है। 102 पास एन एग्जामिनेशन, ये पास वाले बच्चे हैं। इसमें से बॉयज कितने हैं? 30, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 72। आया ना? चेक कर लो। 68% ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 30 बॉयज, 68% ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने हैं? 150, 150 का 68% निकाला, 102 आया। 102 में बॉयज कितने हैं? 30, गर्ल्स कितनी होंगी? 72। द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु डू नॉट पास, द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु डू नॉट पास। टोटल गर्ल्स कितनी है? 90, 90 में से पास कितनी हुई है? 72। हु डू नॉट पास 18 out of 90. To find the percentage we need to multiply it by 100. 1/5 of 100 20% आएगा। क्वेश्चन के नाम पे कलंक। ये आधे लोग वहीं तक सीमित रहेंगे बस, ठीक है। मीना स्कोर 40% in an examination and after review even though her score is increased by 50%. मीना का स्कोर 40% था किसी एग्जाम में, and after review even though her score is increased by 50% she fails by 35 marks. उसका स्कोर हम लोगों ने 50% बढ़ा दिया, तब भी बेचारी 35 मार्क्स से फेल हो गई, क्योंकि वो मीना है। क्योंकि वो कौन है? मीना है। मीना फेल हो गई। इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब मीना ने कतई पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20% शी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। तो उसके पासिंग मार्क्स से ज्यादा, पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज्यादा होंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स को मान लो, कुछ मैक्सिमम मार्क्स मैंने मान लिया 100x। तो मीना स्कोर 40%, मीना का स्कोर कितना है? 40%। 100x का 40% कितना होगा? 40x होगा। आफ्टर रिव्यू इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50%, इसके स्कोर को 50% बढ़ा दिया हम लोगों ने, इसके स्कोर को 50% बढ़ा दिया। तो 40x का 50% कितना होता है? 20x होता है। तो इट बिकम्स 40x प्लस 20x, कितना बना है? 60x बना। तो मीना का स्कोर हो गया 60x। बट मीना अब भी 35 मार्क्स से फेल हो गई। मीना अब भी 35 मार्क्स से फेल हो गई। अगर मीना के 60x से 35 मार्क्स और ज्यादा आ जाते तो ये क्या बन जाते? पासिंग मार्क्स बन जाते। ये क्या बन जाते? पासिंग मार्क्स बन जाते। उसके 60x स्कोर में अगर 35 मार्क्स और आ जाते तो वो क्या बन जाते? पासिंग मार्क्स बन जाते। इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर उसका ये रहा, पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20%। अगर हम इसको 20% बढ़ा दें, अगर हम 60x को 20% बढ़ा दें तो 60 का 20% कितना होता है? 12 होता है। तो बन जाएगा 72x। इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 70% होगा। सर क्या होगा 70%? आंसर बता रहे हो क्या? अच्छा हाँ यस, 60 का 20% 12 होता है, 72x। 72x अगर मीना के आ रहे हैं तो शी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। तो ये पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज्यादा है। अगर इसमें 7 माइनस कर दोगे तो तब भी पासिंग मार्क्स आएंगे। तो 72x में अगर -7 कर दोगे तो वो तब भी क्या रहेंगे? पासिंग मार्क्स रहेंगे। वो तब भी क्या रहेंगे? पासिंग मार्क्स रहेंगे। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो, ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है। क्यों ना इनको इक्वेट कर ले?
इक्वेट मन में क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 12, उन दोनों डिफरेंस कितना आएगा 42, 12x का वैल्यू कितना आ रहा है 42 आ रहा है, आया ना, ये आ रहा है ना, यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स कितना आ जाएंगे 100 इंटू 7/2, 350 आ गए मैक्सिमम मार्क्स। कुछ भी पूछ ले वो मुझसे कुछ भी पूछ ले, ये एग्जाम को पास करने के लिए तो चाहिए। 60x का वैल्यू निकाल के 35 ऐड कर दो, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। x का वैल्यू 7/2 है, 60 इंटू 7/2 210 आएगा, 210 प्लस 35 245, तो पासिंग मार्क्स हो गए 245 आउट ऑफ 350। तो पासिंग परसेंटेज पूछा है ना, द परसेंटेज इसको नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन, तो वी नीडेड 245 मार्क्स आउट ऑफ 350 टू फाइंड द परसेंटेज, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर लेना, इजी है वैसे तो, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 7 आएगा, 7 से कट जाएगा ये 35 टाइम 70%, ठीक है, कट जाएगा, बाकी तो कैलकुलेशन थी बाद में, देख लो जरा। In an examination, the score of A was 10% less than that of B. A और B को कंपेयर किया जा रहा है, score of B was 25% more than that of C. B और C को कंपेयर किया जा रहा है, score of C was 20% less than that of D. C और D को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, रेशो से हो जाएगा। A का स्कोर 10% कम है B से, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, तो A और B के मार्क्स का जो रेशो आएगा वो 9/10 आएगा क्या। The score of B was 25% more than that of C, ठीक है, ये 5/4 आएगा क्या। 25% की फ्रैक्शन देखो, 10% कितना होता है 1/10, ये तो आई थिंक मैंने अपनी कॉन्सेप्ट वीडियोस में भी करा रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये तो मैंने अपनी कॉन्सेप्ट वीडियोस में भी आप लोग करा रखा है, आपको अगर देखी है तो वीडियोस। 10 का 10% कितना होता है 1, ठीक है, अगर B का जो मार्क्स है वो 10 है, तो 10 का 10% 1 होता है, 1 कम कर दो 1 आ जाएगा 9। स्कोर ऑफ B was 25% मोर देन C, B का स्कोर C से 25% ज्यादा है, 4 का 25% 1 होता है, अगर C 4 है तो B 5 होगा, फिर C और D, ठीक है, स्कोर ऑफ C was 20% लेस देन दैट ऑफ D, C का स्कोर 20% कम है D से, 5 का 20% 1 होता है, अगर D 5 है तो C कितना होगा 4 होगा, ठीक है, कॉमन चीजों को सेम बना लो यहाँ पे, ठीक है, हाँ कॉमन चीजें, यहां पर B 10 है, यहां पर 10, इसको 10 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, C 8 है, C को 8 बना लो, तो A B C D, A कितना है 9, B कितना है 10, C कितना है 8 और D कितना है 10। अब कंपेयर करने के लिए कुछ दिया हुआ है क्या इसने अपने को, A स्कोर 72, A का स्कोर कितना है 72, A का स्कोर कितना है 72, यहां पर कितना है 9, तो 9 का वैल्यू 72 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 8 होगा, अगर 9 का वैल्यू 72 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 8। स्कोर ऑफ D का स्कोर कितना दिया हुआ है 10, अगर 1 का वैल्यू 8 है तो 10 का वैल्यू कितना होगा 80। यूनिटरी मेथड, इससे इजी क्वेश्चन कैट की हिस्ट्री में कभी आया नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, इससे इजी क्वेश्चन तो बन भी नहीं सकता। In 2015, the library contained a total of 12760 books in these two categories. During this period, there was 10% increase in the fiction category, while there was 12% increase in the non-fiction category. Okay, so we have two categories, fiction and non-fiction. ठीक है, 2010 में इनके पास कुछ बुक्स थी, फिर 2015 में इनके पास कुछ बुक्स थी, है ना। चलो, तो 2010 से लेके 15 तक इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन, 10% इंक्रीज इन द फिक्शन कैटेगरी, फिक्शन कैटेगरी में 10% इंक्रीज आया है, while there was 12% इंक्रीज इन द नॉन फिक्शन कैटेगरी, इसमें 12% इंक्रीज आया है। मैंने आपको बता रखा है, आप एक बार के लिए मान लो यहां पर भी 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, हम इसको 10 + 2% बोल सकते हैं ना। 2010 में टोटल बुक्स हमारे पास कितनी थी 11,500, इनमें से कुछ फिक्शन कैटेगरी की बुक थी, कुछ नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक थी। अगर फिक्शन में 10% का इंक्रीमेंट आया और नॉन फिक्शन में भी अगर 10% का ही इंक्रीमेंट आता, अगर 10% का इंक्रीमेंट आता, अगर, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट भी 10% का आता। अगर आप लोगों ने परसेंटेजेस के बेसिक्स देखे हुए हैं ना, तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, ये अप्रोच मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है।
ठीक है यार। ये अप्रोच मैंने आपको पढ़ाई थी। अगर ये भी 10% इंक्रीज हो और ये भी 10% इंक्रीज हो तो ओवरऑल भी 10% का इंक्रीमेंट होगा। 11,500 का 10% होता है 1150, तो 12,500 प्लस 150 12,650, तो ये हो जाता 12,650 हो जाता है। अगर ये दोनों 10% इंक्रीज होते तो 12,650 हो जाता है इनका सम। बट एक्चुअल में कितना हुआ? 12,760 हुआ। एक्चुअल में कितना हुआ? 12,760 हुआ। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है इन दोनों के बीच में 110 का? ये जो 110 का डिफरेंस आ रहा है ना इन दोनों के बीच में, पता है क्यों आ रहा है? ये 2% ना लेने की वजह से, क्योंकि अभी हम लोगों ने 2% नहीं लिया। ये 2% किसका है? नॉन फिक्शन का। तो नॉन फिक्शन कैटेगरी का 2% ऑफ नॉन फिक्शन कैटेगरी कितना है? 110 है। तो यहां से नॉन फिक्शन कैटेगरी कितना आ जाएगा हमारे पास? 5500 आ जाएगा। नॉन फिक्शन कैटेगरी बुक कितनी आ जाएगी? 5500 आ जाएगी। नॉन फिक्शन कैटेगरी बुक्स कितनी आ गई? 5500 आ गई। और फिक्शन कैटेगरी बुक्स कितनी हो जाएंगी? 600 हो जाएंगी इन 2010। चेक कर लो, ठीक है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई भाई। 2010 में टोटल बुक्स वॉज 11,500। इनमें से कुछ फिक्शन कैटेगरी की थी, कुछ नॉन फिक्शन कैटेगरी थी। फिक्शन कैटेगरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ, बट नॉन फिक्शन कैटेगरी में 12% का इंक्रीमेंट हुआ फ्रॉम 2010 टू 15। बट माय पॉइंट इज दिस, अगर यहां पर भी 10% का इंक्रीमेंट होता फिक्शन कैटेगरी में और नॉन फिक्शन कैटेगरी में भी 10% का इंक्रीमेंट होता, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट भी 10% का होता। तो 11,500 का 10% कितना होता है? 11,500 का 10% कितना होता है? 11,500 प्लस 1150 विच इज 12,650। तो 12,650 हो जाती बुक्स अगर दोनों 10% इंक्रीज होते। बट एक्चुअल में इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि नॉन फिक्शन कैटेगरी 12% इंक्रीज हुई है, तो मैंने ये 2% अभी लिया नहीं है। और अगर मैं ये 2% नहीं ले रहा हूं तो डेफिनेटली डिफरेंस आएगा एक्चुअल इंक्रीज वैल्यू में और मेरी वैल्यू में। आया भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो एक्चुअल इंक्रीज वैल्यू है वो 12,760 है और यहां पर कितना है? 12,650 हो रहा है। ये डिफरेंस जो आ रहा है ना 110 का, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने 2% नहीं लिया। ये 2% किसका है? नॉन फिक्शन कैटेगरीज का। तो नॉन फिक्शन कैटेगरी का 2% 110 होता है, तो पूरे नॉन फिक्शन कैटेगरी में बुक कितनी हो जाएंगी? 5,500। नॉन फिक्शन कैटेगरी में 2010 में 5,500 बुक्स थी, तो फिक्शन कैटेगरी में कितना थी? 6,000। ठीक है। हाँ, एलिगेशन से कर सकते हो। यू गाइस कैन ऑल्सो अप्लाई एलिगेशन हियर। ठीक है, हाँ आप लोग यहां पर एलिगेशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर हमें क्या बोला जा रहा है? हाउ मेनी फिक्शन बुक्स वर इन द लाइब्रेरी इन 2015। 2010 में फिक्शन बुक्स कितना थी? 6,000 थी। फिक्शन बुक में 10% का इंक्रीमेंट आया, तो 6,000 को 10% बढ़ा दो। 6,000 को 10% बढ़ा दो तो इट विल बिकम 6,000 प्लस 600 विच इज नथिंग 6,600। ये हमारा आ जाएगा विच इज इन ऑप्शन डी, जो कि ऑप्शन डी में है। जो कि नहीं 2015 पूछा है ना अदिति वर्मा। इन 2015 ये जो वैल्यू निकलता है ना, यहां से जो वैल्यू निकला है ये 2010 का निकला है वैल्यू मैडम। ठीक है। 2010 में नॉन फिक्शन कैटेगरीज में 5,500 बुक्स थी। आउट ऑफ 11,500 5,500 नॉन फिक्शन कैटेगरीज में थी, तो फिक्शन कैटेगरीज में कितना होंगी? 6,000 होंगी। अब ये 10% बढ़ गई थी 2000 से लेकर 2015 तक, तो 6,000 का 10% कितना होगा हमारे पास? चेक कर लो। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर है? चलो, द सैलरीज, दिस वन इज फ्रॉम कैट 19 स्लॉट 2। कैट 19 का स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। सैलरीज ऑफ रमेश गणेश एंड राजेश। रमेश गणेश एंड राजेश, ये रमेश है। इनकी सैलरी का रेशो 6:5:7 है। इनकी सैलरी का रेशो 6:5:7 है इन 2010 एंड इन द रेशो 3:4:3 इन 2015। 2015 में इनकी सैलरी का रेशो कितना है? 3:4:3। इफ रमेश सैलरी इंक्रीज बाय 25% ड्यूरिंग 10 to 15, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन राजेश सैलरी ड्यूरिंग दिस पीरियड इज क्लोजेस्ट टू। देखो यार,
25% इंक्रीज करना है रमेश का सैलरी, कॉन्सेप्ट यूज होगा यहां पर एक 25% अगर इंक्रीज करना है तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। कोई भी चीज अगर 25% इंक्रीज होती है तो वो अपने आप का 5/4 टाइम्स हो जाती है। मतलब अगर वो पहले 4 थी तो अब 5 हो जाएगी, तभी 25% इंक्रीज बोला जाएगा। कोई चीज पहले 4 थी अब वो 5 हो गई तो देयर इज ए इंक्रीमेंट ऑफ 1 का इंक्रीमेंट हुआ ऑन 4, 1 का इंक्रीमेंट हुआ 4 पे, तो 1/4 कितना होता है? 25% होता है ना। बताओ जरा, यहां तक की बात ठीक है? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में लग रही है ना। 4 का 4 से 5 हुआ तो 1 का इंक्रीमेंट हुआ 4 पे, 1/4 25%। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे करना क्या है, रमेश के पहले वाला जो नंबर है और जो नए वाला नंबर है इसको 4 का मल्टीपल बनाना है, इसको 5 का मल्टीपल बनाना है। दोनों को पहले सेम बना दो। पहले तो मतलब बहुत ही खतरनाक अप्रोच यूज करूंगा। इसको इंटू 2 कर दो, इसको इंटू 2 कर दो, इसको इंटू 2 कर दो। अब ये भी 6 ये भी 6, तो कोई इंक्रीमेंट है ही नहीं। बट एक्चुअल इंक्रीमेंट कितना है? 25% है। 25% कितना होता है? 1/4 होता है। तो 1/4 यानी कि 4 से कोई चीज 5 हो गई। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 4 से, इसका मल्टीप्लाई कर दो 5 से। रेशो में है तो सबका मल्टीप्लाई होगा। अगर आप एक का मल्टीप्लाई करते हो ना तो सबका मल्टीप्लाई होगा। 5 से मल्टीप्लाई करना था, सॉरी। ठीक है, बहुत ही प्यारी अप्रोच है ये कहीं सीखने को नहीं मिलेंगी। तुम लोग सिखाते ही नहीं है लोग, ये लोग सिखाएंगे तुम्हें चीजें। ठीक है, हाँ, कौन सिखाएगा? ठीक है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, रमेश, गणेश, राजेश, रमेश की सैलरी 25% इंक्रीज हुई थी, है ना। रमेश की सैलरी 25% इंक्रीज हुई थी रमेश की। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। 4 से कोई चीज 5 हो गई। अगर वो पहले 4 थी तो अब कितना हो गई? 5। तो रमेश की पहले वाली सैलरी और अब वाली सैलरी को 4:5 बनाना है, रेशो 4/5 बनाना है। किन्हीं भी दो नंबर्स को अगर 4/5 का रेशो बनाना है तो पहले दोनों को सेम बना लो, फिर उनको 4 से, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को 5 से। अगर मैं इनका रेशो निकालूंगा 24 है 30 है तो 4:5 इनका रेशो आएगा। जब इनको सेम बनाया था तो ये 6 था, ये 3 था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। ये तीनों रेशो में थे तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो इनको भी 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये भी 6 बन गया। अब ये 8 बन गया, ये 6 बन गया, फिर ये 6 बन चुका है, अब ये भी 6 बन चुका है। 25% इंक्रीमेंट हुआ है तो 4 से 5 हो गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। आया ना? बात समझ में आ गई? तो देख लो अब क्या पूछा जा रहा है। द परसेंटेज इंक्रीज इन राजेश सैलरी ड्यूरिंग दिस पीरियड। राजेश की सैलरी कितनी थी? 28 पहले, और राजेश की सैलरी अब कितनी हो गई? 30। तो राजेश की सैलरी में कितना इंक्रीमेंट आया? 2 का, 28 पे। तो 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है ऑन 28, विच इज 1/14 से तो हम लोग बचपन से फैमिलियर हैं। 7.14% आएगा आंसर। आंसर आएगा 7.14%, चेक कर लो। ठीक है, आंसर आएगा 7.14%। ठीक है, हाउ टू क्रैक कैट इन 10 days, इन 20 days। ठीक है, हाउ टू गेट 99 percentile in 9 days। In an examination, the maximum possible score is n. Maximum possible score मतलब n maximum marks है, while the pass marks is 45% of n. A candidate obtained 36 marks, but falls short of the pass marks by 68%. Which one of the following is then correct? एक बच्चे के 36 मार्क्स आए हैं, एक बच्चे के 36 मार्क्स आए हैं, बट फॉल्स शॉर्ट ऑफ द पास मार्क्स बाय 68%। पास मार्क्स कितना है? 45% ऑफ n है। ठीक है, पास मार्क्स इतना है। कितना कम आया इसका पास मार्क्स से? 68% कम आया है। उसका पास मार्क्स से 68% कम आया है। ये बात समझ में आने लग रही है क्या? इसका सही आंसर है। चलो, बिल्कुल सही है भाई। देखो, एक बच्चे के 36 मार्क्स आए हैं, उसने बोला है कैंडिडेट ऑब्टेन 36 मार्क्स बट फॉल्स शॉर्ट ऑफ द पास मार्क्स बाय 68%। पास मार्क्स से, मान लो ये पास मार्क्स है, पास मार्क्स से ये 68% कम है। 68% कम है पास मार्क्स, तो ये पास मार्क्स का कितना हुआ? 32% हुआ ना। ये पास मार्क्स का 32% हुआ ना।
भाई कोई भी चीज 68% है, मैं बोलता हूं मान लो 100 है, 100 को तुमने 68% कम कर दिया तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 100 का 68% 68 होता है, तो 100 माइनस 68 32 आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो अगर कोई चीज 68% कम है तो 100 माइनस 68, ये सीधा सीधा क्या है? पास मार्क्स का 32% है। 32% ऑफ पास मार्क्स इज नथिंग 36। ठीक है, तो यहां से निकाल लो, 4 से उड़ाओ, ये आ जाएगा 8/25। 4 से उड़ाओ, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 9 आएगा, है ना। तो हमारे पास मार्क्स कितने आ जाएंगे? 25 इंटू 9/2, ये आ जाएंगे हमारे पास मार्क्स। मुझे तो ये लग रहा है 25 इंटू 9/2। एंड पास मार्क्स कितना दिया हुआ है? 45% ऑफ एन दिया हुआ है। पास मार्क्स कितना है? 45% ऑफ एन। वैसे तो मुझे 45% की फ्रैक्शन पता है, 9/20 होती है। तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें 5% की फ्रैक्शन तो पता है ना, 1/20 होती है। 5% 1/20 होता है, तो 45% निकालना इज नॉट अ बिग डील। जस्ट मल्टीप्लाई हियर बाय 9, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9/20 ऑफ एन। पास मार्क्स कितना है वैसे? 9/20 ऑफ एन, एंड दिस इज नथिंग 25 इंटू 9/2। इसको इससे उड़ाना, एन का वैल्यू 250 आ रहा है भाई मेरा, एन का वैल्यू 250 आ रहा है, तो 250 इसमें नहीं आता। ग्रेटर देन 253 पागल है, ये भी पागल है, इसके बीच में आएगा। ऑप्शन डी इज द आंसर। सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अरुण प्रेजेंट एज इन ईयर इज 40% डेट ऑफ वरुण। 40% होता है फ्रैक्शन 2/5, तो अरुण की जो एज है वो 40% है वरुण का, तो ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अगर वरुण की एज 5 है तो अरुण की एज 2 है। अगर वरुण की एज 5 है तो अरुण की एज 2 है। इन अनदर फ्यू ईयर्स अरुण's एज विल बी हाफ ऑफ वरुण's। कुछ साल बाद अरुण और वरुण की एज का रेशो हो जाएगा 1/2। कुछ साल बाद, अभी 5 का है तो 5 के बाद 6 7 8 इतना ही होगा। 5 के बाद 2 का मल्टीपल बनाया जा रहा है इसको, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, जरा 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 3/6। ये हो जाएगा 3/6, है ना, ये 3/6 हो जाएगा। 5 अभी अगर वरुण 5 का है तो 1 साल बाद 6 का हो जाएगा। अगर अभी ये 2 का है तो 1 साल बाद 3 का हो जाएगा। तो 1 साल बाद बाय व्हाट परसेंटेज विल वरुण's एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड? वरुण 5 से 6 हो गया, तो 1 का 1 बढ़ा 5 पे, 1/5 ऑफ 100 कितना होता है? 20% इस क्वेश्चन का आंसर। यू गाइस कैन ऑल्सो यूज डिफरेंट सेम अप्रोच हियर, जो कि हम लोगों ने रेशियो के टाइम पे पढ़ी थी। मतलब आप लोग ये भी लगा सकते थे इसमें, भाई रेशियो 2:5 था, ये रेशियो हमारा 1:2 हो गया। डिफरेंस सेम बनाना है इनके बीच का, क्योंकि यहां पर -1 हो रहा है, यहां पर -3 हो रहा है। 2 5 का डिफरेंस 3, ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो का क्वेश्चन बन गया है। 2 5 नीचे 3 से मल्टीप्लाई। डिफरेंस सेम अप्रोच याद है, जब रेशियो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, उसमें मैंने बताया था ये हो गया 3:6। 2 से 3 हो गया, 1 का इंक्रीमेंट आया। 5 से 6 हो गया, ये भी 1 का इंक्रीमेंट आया। तो उसने वही पूछा था, ये अरुण है वरुण है, वरुण की एज कितना परसेंटेज इंक्रीज हुई है? 1 का इंक्रीमेंट आया 5 पे, 1/5। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। आप लोग डिफरेंस सेम अप्रोच भी लगा सकते हो। चलो देखते हैं जरा, ठीक है। रवि इन्वेस्ट 50% ऑफ हिज मंथली सेविंग्स इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट्स में डाल दिया 50% ऑफ मंथली सेविंग्स। 30% ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज सेविंग्स इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स। 30% टोटल सेविंग्स उसका मालूम नहीं है अपने। मान लो उसका टोटल सेविंग्स है 100x। रवि इन्वेस्ट 50% ऑफ हिज मंथली सेविंग्स, ये उसका मंथली सेविंग्स है। इसका 50%, इसका 50% होगा 50x। ये उसने फिक्स्ड डिपॉजिट्स में डाल दिया। 30% ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज सेविंग्स, रेस्ट ऑफ हिज सेविंग्स, तो उसकी कितनी सेविंग्स बची? 50x बची। 30% ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज सेविंग्स, इसका 30% बताओ कितना होता है? इसका 30% कितना होता है हमारे पास? 15x, है ना। 30% ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज सेविंग्स इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, तो 50x रिमेनिंग है। रिमेनिंग का 30% 15 होता है, ये उसने स्टॉक्स में लगा दिया।
ठीक है, एंड रेस्ट गोज इनटू रवीज सेविंग्स बैंक अकाउंट, बचा हुआ रवि के सेविंग्स बैंक अकाउंट में चला गया, कितना बचा हुआ 35x, है ना। इफ द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम इन द बैंक फॉर सेविंग्स अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट में इतना गया है, फिक्स डिपॉजिट में इतना गया है, ये इतने के बराबर है, तो 50x प्लस 35x, 85x का वैल्यू हमें 59500 दिया हुआ है, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। रवीज टोटल मंथली सेविंग्स वाज 100x, x का वैल्यू इतना है, तो 100x का वैल्यू कितना आएगा 700 इंटू 100, 70,000 उसकी टोटल मंथली सेविंग्स आ गई, 70,000 उसकी टोटल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। The number of girls appearing for an admission test is twice the number of boys. 30% of the girls and 45% of the boys get admission. Percentage of candidate who do not get admission is. क्वेश्चन के नाम पे कलंक क्या बच्चे है, ठीक है। 100 और 200 मान लो, क्वेश्चन खत्म, क्योंकि परसेंटेजेस बड़ी इजी है, 30%, 45% इजी परसेंटेजेस है। नंबर ऑफ गर्ल्स अपियरिंग फॉर एन एडमिशन टेस्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पर हम गर्ल्स की बातें करेंगे, यहाँ पर बॉयज की बातें करेंगे। गर्ल्स ट्वाइस हैं, अगर बॉयज 100 हैं तो गर्ल्स कितना होंगी 200 होंगी। इफ 30% ऑफ द गर्ल्स, इफ 30% ऑफ द गर्ल्स, 30% इतना आएगा, 45% ऑफ द बॉयज, 45% ऑफ द बॉयज गेट एडमिशन। कितने लोगों का एडमिशन हुआ 105 लोगों का एडमिशन हुआ। कितने में से हुआ 300 में से, 300 में से 105 लोगों का एडमिशन हुआ। द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट गेट एडमिशन, 300 में से 105 का एडमिशन हुआ, कितनों का नहीं हुआ 195 का। कितने में से 300 में से। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। बकवास क्वेश्चन था, 65% आंसर, ठीक है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन, आउट ऑफ द शर्ट्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री 15% आर डिफेक्टिव, 20% of the rest are sold in domestic market. If the remaining 8840 shirts are left for export, then the number of shirts produced in the factory. Shirts जो प्रोड्यूस हुई है ना फैक्ट्री में, प्रोड्यूस, ठीक है, शर्ट्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री गाइस, ठीक है, इसको मान लो कुछ, ठीक है। शर्ट्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री, उसको हमने मान लिया 100, इजी है क्योंकि 15% आर डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव पीस निकाल दो, 15% तो निकल गया बाहर, ठीक है, 15 निकल गया बाहर, कितना बचा 85 बचा। 20% ऑफ द रेस्ट, ये ऑफ द रेस्ट है बचा हुआ, 100 में से 15 डिफेक्टिव पीस हैं, 85 बचा। 20% ऑफ द रेस्ट, इसका 20% डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में इसका 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 यानी कि 17, ठीक है। 85 का 1/5 कितना होगा 17। तो एक्सपोर्ट कितना किया गया बच्चे, द रिमेनिंग 8840 शॉट आर लेफ्ट फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना किया गया एक्सपोर्ट, 85 में से 17 डोमेस्टिक मार्केट में, तो 68 एक्सपोर्ट किया गया है। इस 68 का वैल्यू कितना है 8840 है, इसे 68 का वैल्यू कितना है 8840, तो यहां से 1 का वैल्यू निकल जाएगा 8840 बाय 68। 13 टाइम्स आने लग रहा है क्या, 1 का वैल्यू 130 के बराबर आने लग रहा है क्या, ठीक है, 1 का वैल्यू 130 के बराबर आने लग रहा है क्या, यस। तो देन द नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री, अगर 1 का वैल्यू 130 है, शर्ट्स प्रोड्यूस मैंने 100 माना था, तो 130 इंटू 100 बिकम्स कितना 13,000, बिकम्स कितना 13,000, ठीक है। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या बच्चे। ये रहा हमारे पास 18th क्वेश्चन, इसको देखते हैं जरा, ठीक है, इसको देखो जरा। हाँ वो सब बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है कैमरा, कोई दिक्कत नहीं। In a village, the production of food grain increased by 40% and the per capita production of food grain increased by 27%, ठीक है। जो एक विलेज है उसमें फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो 40% से इंक्रीज हुआ है, पर कैपिटा फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 27%। पहली बात तो ये पता होना चाहिए हमें ये पर कैपिटा क्या होता है, पर कैपिटा प्रोडक्शन, पर कैपिटा प्रोडक्शन कितना होता है, ठीक है। जैसे मान लो 100 किलो का प्रोडक्शन हुआ और एक गांव में 5 लोग हैं, तो पर कैपिटा कितना मिलेगा 20 kg, पर कैपिटा कितना मिलेगा 20 kg। उस गांव में टोटल जो प्रोडक्शन हुआ किसी भी चीज का, किसी भी दाल राइस कुछ भी, ठीक है, 100 kg हुआ, गांव में 5 लोग हैं, तो पर कैपिटा कितना आएगा 20 kg आएगा। अगर उस
अब ये हमारा बढ़ गया, मान लो 140 हो गया। अब हमारे गांव में 7 लोग हैं, ठीक है। अब हमारे गांव में कितने लोग हैं? 5 लोग थे ना पहले, तो ये कितना आने लग रहा है अब? 28 kg आने लग रहा है, ठीक है। तो पर कैपिटा का मतलब समझने की जरूरत है पहले, ठीक है। हाँ, पहले आपको पर कैपिटा समझने की मतलब है कि पर कैपिटा कितना होता है बच्चे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। टोटल क्वांटिटी को नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दो, टोटल क्वांटिटी को नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दो तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। टोटल क्वांटिटी को अगर नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज बाय 40%, ठीक है। पर कैपिटा इंक्रीज बाय 27%, द परसेंटेज बाय विच द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन पहले 100 था, मान लो 40% बढ़ा तो अब कितना हो गया? 140। ये प्रोडक्शन है, ठीक है। ये वीट का प्रोडक्शन है गाइस, ये वीट का प्रोडक्शन। समझ में आने लग रही है बात आप लोगों को? पर कैपिटा कितना हुआ? 27% इंक्रीज हो गया पर कैपिटा। कैपिटा कितना हो गया हमारे पास? 27% इंक्रीज हो गया पर कैपिटा, 27%, ठीक है। मान लो पहले पर कैपिटा कितना था? पहले पर कैपिटा कितना था? अच्छा, इसको ना 1000 मान लो और इसको 1400 मान लो, थोड़ा फील आएगा, ठीक है। पहले 1000 kg का प्रोडक्शन होता था, अब 1400 kg का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि 40% इंक्रीज हुआ है। ये ओल्ड वाला डाटा है, न्यू वाला डाटा है। पर कैपिटा जो है वो 27% इंक्रीज हुआ है। पहले मान लो पर कैपिटा कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? 127 हो गया। पहले पर कैपिटा कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? पर कैपिटा 127 हो गया। प्रोडक्शन को यदि पर कैपिटा से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे ना, पॉपुलेशन आ जाएगा। तो 1000 को अगर मैंने 100 से डिवाइड कर दिया तो पहले नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना आ रहा है? पॉपुलेशन कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अब पॉपुलेशन कितना आएगा? अगर टोटल प्रोडक्शन को एक बंदे को इतना मिल रहा है, टोटल प्रोडक्शन इतना हुआ, एक को इतना मिल रहा है, तो इन दोनों को इसको अगर इससे डिवाइड कर दूंगा तो पता लग जाएगा ना पॉपुलेशन कितना था। इसको डिवाइड कर दो 127 से, देखो कितना आएगा इसको डिवाइड करके। इसको डिवाइड करके कितना आएगा? 1270। 10 टाइम चलेगा, कितना बचा? लगभग 11 आएगा, लगभग 11 समथिंग आएगा, 11 के समथिंग, है ना। तो पॉपुलेशन 10 से 11 हो गया, तो एक बढ़ रहा है 10 पे, यानी कि 10%। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको सेशन कैसा लगा होगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड अगले साल यानी कि कैट 2026 को टारगेट कर रहा है, तो रिसेंटली अभी हमारा परसेंटाइलर बैच स्टार्ट हुआ था। इसमें ज्यादा सेशंस नहीं हुए, 2-2, 3-3 सेशंस ही हुए सारी फैकल्टीज के। तो इस बैच, ये बेसिकली एक कंप्लीट प्रिपरेशन बैच है। इस बैच में पूरा का पूरा पॉइंट मैं आपको कवर कराने वाला हूं। LRD आपको विजय सर, VRC आपको करिश्मा मैम कवर कराएंगी। इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका कोई भी फ्रेंड कैट 2026 की प्रिपरेशन कर रहा है। ये इस बैच के प्राइसेस हैं गाइस, ठीक है। जो हमारा लीजेंड फीचर है उसमें आपको एक अमेजिंग फीचर 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलता है। आप यानी कि मेरे साथ, विजय सर के साथ, करिश्मा मैम के साथ अपने 1-to-1 मेंटर्स स्लॉट्स भी बुक कर सकते हो, ठीक है। प्रिंटेड बुकलेट्स आप लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे फीचर्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से अपडेट ले सकते हो गाइस।